जय हिंद जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे करना है। ये अनाउंसमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मई 2023 और नवंबर 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनका ये कहना था कि सर CA फाइनल का आपका नया बैच कब से शुरू होने वाला है। CA फाइनल का नया रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगा जो 3D एनिमेशन में होगा, पूरा एनिमेटेड होगा। रिकॉर्डिंग 3D एनिमेशन में अवेलेबल होगा। 180 आवर्स की क्लासेस होगी और ये अभी से मिलना शुरू हो गया। जैसे जैसे लेक्चर रिकॉर्ड होंगे आपको अवेलेबल होते जाएंगे गूगल ड्राइव फॉर्म में। लेटेस्ट स्टूडियो रिकॉर्डिंग रहेगी जो अमेंडमेंट के साथ में रहेगी। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं जो 8499 का है 6 मंथ के लिए, इसमें आपको बुक भी अवेलेबल होगी हार्ड कॉपी फॉर्म में। और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो 6 मंथ का 5299 में, तो इसमें आपको सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी बुक्स की। ओके ना, MGST कोड यूज़ करके आप एडिशनल डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ पर। और भी किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइए, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। जैसा कि हम लोगों का अभी रिवॉर्ड चार्ज मैकेनिज्म चल रहा था जिसमें GTA की सर्विसेज का हमने डिटेल एनालिसिस किया, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन किया। वो ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, बट उस ऑपरेशन में अभी कुछ क्वेश्चंस मुझे आप लोगों से पूछना है ताकि आपको पता लगे कि GTA की सर्विस आपके दिमाग में बैठी है या नहीं बैठी है। ओके, तो जो भी परमोटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सब हम यहाँ पे कवर करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपके ना, ये हमारा हो गया सबसे पहले सीरियल नंबर, सप्लायर, सीरियल नंबर, सप्लायर, रिसिपिएंट। अब रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, बराबर है। क्या रिसिपिएंट GST में रजिस्टर्ड है, बराबर है। एक काम करते हैं, ये नहीं लिखते हैं, यहाँ पे अपन नीचे कॉलम में लिख देंगे। खाली यहाँ पे इतना ही लिखता हूँ, रजिस्टर्ड। रिसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, किसी भी एक्ट के अंदर वो हम लिखते जाएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब, बराबर है। तो सप्लायर हो गया, रिसिपिएंट हो गया, उसके बाद वैल्यू, उसके बाद GST रेट एट द रेट, उसके बाद टैक्स अमाउंट, उसके बाद हु इज़ लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स।
हु इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट को कौन टैक्स पे करेगा? पहले केस में मान लेते हैं सप्लायर, तो सर केस में जीटीए ही होगा, तो सप्लायर में तो कोई टेंशन नहीं है, वो कॉमन ही रहेगा सब जगह पे। रिसिपिएंट जो है पहले केस में लेते हैं गवर्नमेंट, बराबर है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है ओनली फॉर टीडीएस, टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड हुई है। ओके, वैल्यू है 1,00,000 रुपया, जीएसटी के रेट है 12%, टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट है। एंट्री नंबर 21B में हु इज़ लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि जीटीए अगर गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, बराबर है, या गवर्नमेंट एजेंसी को दे रहा है, गवर्नमेंट एजेंसी लिख देता हूं भली मैं, क्योंकि गवर्नमेंट कई बार अदर सर्विस भी प्रोवाइड करती है। ओके, तो गवर्नमेंट एजेंसीज को सर्विस दे रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ टीडीएस काटने के लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड हुई है, बराबर है, तो फिर एग्जम्प्ट है। सेम केस ले रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट एजेंसी को सर्विस दे रहा है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस, वैल्यू 1,00,000 है और रेट 5% है, फिर भी एग्जम्प्ट होगा। एंट्री नंबर 21B, किसी की लायबिलिटी नहीं होगी। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीटी अगर गवर्नमेंट एजेंसी को, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट को या लोकल अथॉरिटी वगैरह को सर्विस दे रहा है जो सिर्फ टीडीएस काटने के लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड हुए हैं, उस केस में उनको जो भी सर्विस दी जा रही है वो एग्जम्प्ट ही होगी, चाहे रेट 5% वाली हो, 12% वाली हो, या जीटी अनरजिस्टर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आते हैं अगला केस, जीटीए सर्विस दे रहा है, मिस्टर ए को, बराबर है, जो एक बिजनेस एंटिटी है, बीई मतलब बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी जो बिजनेस करते हैं, बट ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, वैल्यू कितनी है? 1,00,000। अब यहाँ पर जीटीए की रेट है 12%, तब भी ये एग्जम्प्ट होगा। एंट्री नंबर 21A में, क्योंकि टैक्स लगने के लिए मैंने क्या बोला, 7 स्टार में से कोई होना चाहिए। अब 7 स्टार क्या है कि या तो रजिस्टर्ड फैक्ट्री हो, या रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, रजिस्टर्ड पर्सन हो, रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड या बॉडी कॉर्पोरेट हो, उनमें से कोई होना चाहिए। ओके, तो ये तो मिस्टर ए उनमें से कोई भी नहीं है, ना पार्टनरशिप फर्म है, ना बॉडी कॉर्पोरेट है, और बाकी सब 5 स्टार के लिए, बाकी के बच्चे हुए 5 स्टार के लिए क्या है, रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये तो अनरजिस्टर्ड है बेचारा, ना ये फैक्ट्री है, ना ये सोसाइटी है, ना ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ना ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ना ये रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ना ये पार्टनरशिप फर्म है, ना ये बॉडी कॉर्पोरेट है। तो एग्जाम 21A में किसी की भी लायबिलिटी नहीं होगी टैक्स पे करने की। 4th, मिस्टर ए बिजनेस एंटिटी, अनरजिस्टर्ड, 1,00,000 रुपया, रेट 5%, ये एग्जम्प्ट होगा 21A में। कोई फर्क नहीं पड़ता रेट 12% हो या 5% हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक और केस, जीटीए सर्विस दे रहा है, मिस्टर बी को, जो अदर देन बिजनेस एंटिटी है, मतलब जीटीए की सर्विस मिस्टर बी अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करेगा, बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ नहीं करने वाला है। ओके फिर ये मिस्टर बी चाहे कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करता है तो इसको अदर देन बिजनेस एंटिटी माना जाता है। ओके, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मेरा, ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरा खुद का। मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, रियल में मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ। अब वो रजिस्ट्रेशन मैंने अपने ऑफिस के नाम पे ले रखा है, बराबर है।
अब मुझे अपना ऑफिस का कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवाना है और मैंने जीटीए की सर्विस ली, तो ये माना जाएगा जीटीए ने एक बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी, बराबर है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब इधर देखना, सेकंड केस, मुझे अपना घर शिफ्ट करना है, मैंने जीटीए की सर्विस ली उसके लिए। किसकी सर्विस ली? जीटीए की सर्विस ली उसके लिए, क्योंकि मुझे घर शिफ्ट करना है। अब आदमी मैं ही हूं, पहले भी मैं ही था, अभी भी मैं ही हूं। पहले इनवॉइस मेरे, पहले जो कंसाइनमेंट नोट बना था वो मेरे बिजनेस के नाम पे बना था, तो ये माना जाएगा कि बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी गई है, क्योंकि उस पर जीएसटीआई नंबर मेरे बिजनेस का यूज किया जाएगा। दूसरी बार मैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस दे रहा हूं, तो कंसाइनमेंट नोट मेरे नाम पे बनेगा जरूर, बट उसमें मेरा जीएसटीआई नंबर नहीं होगा, तो ये माना जाएगा वो सर्विस अदर देन बिजनेस एंटिटी दी गई है। अब पहले वाला केस पे टैक्स लगेगा, जो मेरा बिजनेस का सामान मैं शिफ्ट करवा रहा हूं, इनवॉइस मेरे बिजनेस के नाम पे बन रहा है, उस पर टैक्स लगेगा क्योंकि सर्विस बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है। अब दूसरे केस में मैं अपना घर शिफ्ट कर रहा हूं, आदमी मैं ही हूं, लेकिन यहां पे सर्विस में अपने पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा हूं, तो ये माना जाएगा अदर देन बिजनेस एंटिटी, इस केस में टैक्स नहीं लगेगा। तो इधर देखो, ये जीटीए, ये मेरा ऑफिस का सामान शिफ्ट कर रहा है और मैं इसको 1 लाख रुपया दे रहा हूँ शिफ्टिंग का। इनवॉइस मेरे ऑफिस के नाम पे या कंसाइनमेंट नोट मेरे ऑफिस के नाम पे बना है। अगर ये 12% में है तो फॉरवर्ड चार्ज में ये टैक्स लगा मुझसे, अगर ये 12% में नहीं है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मैं टैक्स पे करूँगा गवर्नमेंट को, बट टैक्स लगेगा। आदमी मैं ही हूँ, मैं ही महेश गौड़ हूँ, ये जीटीए मेरा घर शिफ्ट कर रही है, इन्होंने मुझे 1 लाख की सर्विस दी घर शिफ्ट करने के लिए, 1 लाख रुपए की सर्विस दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की। अब यहां पर मैं बिजनेस एंटिटी नहीं माना जाऊंगा, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, अदर देन बिजनेस एंटिटी। इनको मैं 1 लाख रुपया दूंगा, उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, वो एग्जम्प्टेड 21M है। ओके, तो याद रखना, एक ही आदमी बिजनेस एंटिटी भी हो सकता है और अदर देन बिजनेस एंटिटी हो सकता है। अगर वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा है और कंसाइनमेंट नोट बिजनेस के नाम पे बनेगा तो उसको बिजनेस एंटिटी बोला जाएगा, बट वो रजिस्टर्ड होगा तो ही टैक्स लगेगा। बिजनेस एंटिटी भी अनरजिस्टर्ड होता तो टैक्स नहीं लगता बेटा, 7 स्टार में नहीं आता वो। तो अदर मिस्टर बी अदर देन बिजनेस एंटिटी, बराबर। अब अदर देन बिजनेस एंटिटी है तो रजिस्टर्ड तो होगा नहीं, अनरजिस्टर्ड ही है। वैल्यू अब यहाँ पर रेट चाहे 12% वाली हो चाहे 5% वाली हो, कोई सी भी हो, ये एग्जम्प्ट ही होगा 21M। तो टैक्स लगता कब है? जब 7 स्टार को सर्विस दी जाती है तो ही टैक्स लगेगा। आ जाओ जैसे नेक्स्ट केस, सप्लायर जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जीटीए अनरजिस्टर्ड है, ओके, सर्विस दे रहा है रिलायंस लिमिटेड को। अब रिलायंस लिमिटेड बॉडी कॉरपोरेट है, 7 स्टार में कवर होगी। अब चाहे ये रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन, URP अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है। 2 लाख रुपए की सर्विस दी। अब देखो ये अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी के रेट तो कुछ समझ में नहीं आ रही, क्या करें? ऑटोमेटिक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा यहाँ पर। और RCM लगेगा तो जीटी में 5% ऑटोमेटिक रेट लगती है। टैक्स लायबिलिटी किसकी होगी? रिलायंस लिमिटेड की। कितना टैक्स पे करेगा रिलायंस लिमिटेड? 5% ऑफ 2 लाख, 2 लाख का 5% रिलायंस लिमिटेड पे करेगा। एक और एग्जांपल ले लो बेटा, रिलायंस अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, चलो रिलायंस नहीं, जीटीए रजिस्टर्ड पर्सन है, ABC एंड कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म, चाहे ये रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 लाख रुपए की सर्विस दी गई है, बराबर है। रेट 12% है। टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। टैक्स किस में लगेगा बेटा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में।
फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लायबिलिटी किसकी आती है? सप्लायर की। जीटीए टैक्स पे करेगा, 12% की रेट लगेगी, 12% ऑफ 1 लाख। 12% जीटीए कलेक्ट करेगा रजिस्टर्ड फर्म से, एबीसीएन कंपनी से। क्यों? क्योंकि रेट 12% की, इसलिए फॉरवर्ड चार्ज लगा। सेम केस ले रहा हूँ मैं, सेम केस ना। तो देखो जीटीए जो है वो अपना रजिस्टर्ड पर्सन है, रिसिपिएंट जो है अपना वो पार्टनरशिप फर्म है जो एबीसीएन कंपनी, वो चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, और वैल्यू जो है वो है 1 लाख रुपया मान लेते हैं। जो सर्विस दे रहा है जीटीए उसकी वैल्यू 1 लाख रुपया। और यहाँ पर जीटीए जो है वो 5% वाली कैटेगरी में, रजिस्टर्ड है बट 5% वाली कैटेगरी में, आरसीएम लग जाएगा। और आरसीएम जैसे ही लगेगा, जीटीए में टैक्स रेट क्या होती है? 5%। लायबिलिटी किसकी होगी? एबीसीएन कंपनी की। एक पार्टनरशिप फर्म है, इनकी लायबिलिटी होगी 5% ऑफ 1 लाख। ये सारा परमोटेशन कॉम्बिनेशन और सारे का सारा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको जीटीए की सर्विस को लेकर के कोई दिक्कत होगी। इसका इतना इन डिटेल एनालिसिस इसलिए करना जरूरी था कि जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा जीटीए जगह जगह आएगा, तो वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि कब क्या होता है जीटीए की सर्विस में। ओके ना, ये पूरा जीटीए का है केस। सप्लायर जीटीए, रिसिपिएंट डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी है या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसीज है, विच इज टेकन रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51 एंड नॉट फॉर मेकिंग ए टैक्सेबल सप्लाई। ये तीनों कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते हैं, ये इन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किसके लिए लिया है? टीडीएस के लिए, तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, तो देखो अगर यस तो इधर, नो तो इस साइड में। रिसिपिएंट एनी अदर पर्सन है, एनी अदर पर्सन मतलब 7 स्टार के अलावा, ये 7 स्टार है, और इनके अलावा तो एंट्री नंबर 21A में एग्जम्प्ट हो जाएगा। 7 स्टार है कि एनी रजिस्टर्ड एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडरटेकन बाय और अंडर एनी लॉ, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, या एनी पार्टनरशिप फॉर्म वेदर रजिस्टर्ड और अंडर और नॉट अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग एओपी, बॉडी कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ। ओके ना, अब एक बात करते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होते हैं। हाँ, इनके बारे में एक और चीज़, रेट 5% है तो आरसीएम, रेट 12% है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और ये भी लिख दो अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन है तभी क्या होगा? आरसीएम, और आरसीएम में रेट 5% ही लगती है। चलो अब आते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को समझते हैं क्या होता है। छोटे से एग्जाम्पल से समझो बेटा। ये एक स्टेट है महाराष्ट्र, ये दूसरा स्टेट है राजस्थान, ध्यान से समझो। ये महाराष्ट्र है, ये राजस्थान है। महाराष्ट्र में देखो ये एक शॉप है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, ये इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स मान लेते हैं, मोबाइल शॉप है। ये सब मोबाइल्स वगैरह मेरा बेचने का काम है। ओके, कहाँ पे? महाराष्ट्र में, मुंबई में। ओके, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। ये राजस्थान है, राजस्थान में मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ना कोई मेरा ऑफिस है, ना कोई मेरी ब्रांच है, ना कोई मेरा फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट है, ना मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, कुछ भी नहीं है। राजस्थान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं मेरे बिजनेस का। मेरा बिजनेस सिर्फ मुंबई में, महाराष्ट्र का, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक बार मुझे मालूम चलता कि राजस्थान में एक एग्जीबिशन शुरू हो रही है। अब यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की एग्जीबिशन है,
मुझे लगा क्यों ना इस एग्जीबिशन में मैं अपने मोबाइल भी ले जा करके रखूँ, शायद कई मोबाइल बिक जाए वहाँ पे एग्जीबिशन में, लोग आएंगे, करेंगे, देखेंगे, बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है मुझे। मैंने कहा काम तो बढ़िया है। तो मैंने क्या किया, अपने यहाँ से 100 मोबाइल फ़ोन लिए, 100 मोबाइल फ़ोन, और उस एग्जीबिशन में ले जाने के लिए तैयार हुआ। अब ये ट्रक है, इस ट्रक में मैंने मोबाइल फ़ोन रखे, यह ट्रक रवाना हुआ, और यहाँ पे ये देखो ऑफिसर है, जीएसटी ऑफिसर, महाराष्ट्र बॉर्डर पे उन्होंने मुझे रोक लिया। बोला महेश गौड़ गुड्स कहाँ पे जा रहे हैं आपके? मैंने कहा जी राजस्थान में एक जगह उदयपुर में एग्जीबिशन है, वहाँ पे लेकर के जा रहा हूँ ये सारा गुड्स। बोले गौड़ साहब इनवॉइस कहाँ है? मैंने कहा जी इनवॉइस तो उसके नाम पे बनाते हैं ना जो रिसिपिएंट होता है, मुझे तो पता ही नहीं रिसिपिएंट कौन होगा। अभी तो मेरा फ़ोन वहाँ पे जाएंगे, अब वहाँ पे अगर मान लो मेरा कोई बिजनेस होता, प्लेस ऑफ बिजनेस होता, फिक्स इस्टेब्लिशमेंट होता, तो वो मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन मानते, तो मैं उसके नाम पे इनवॉइस बना लेता। बट मेरा तो कोई डिस्टिंक्ट पर्सन भी नहीं है राजस्थान के अंदर, ना मेरा कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है, ना कोई फिक्स इस्टेब्लिशमेंट है, ना बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट है, कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर जब मेरा मोबाइल जाएंगे, फिर जो आदमी माल खरीदने आएगा, मोबाइल खरीदने आएगा, वो मेरा रिसिपिएंट होगा। तो अभी तो मुझे पता भी नहीं रिसिपिएंट कौन है, तो मैं किसके नाम पे टैक्स इनवॉइस बनाऊं? डिपार्टमेंट वालों बोले यार बात तो सही है, बट महेश गौड़ तुम यूं दूसरे स्टेट में मोबाइल फोन बेचने के लिए नहीं ले जा सकते। तो मैंने कहा मैं करूं क्या? मैं जिस स्टेट में जाने वाला हूं वहां पे अभी तक मेरे कोई रिसिपिएंट है या नहीं है ये भी नहीं पता, रिसिपिएंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये भी नहीं पता, बट मुझे वहां पर बिजनेस करना है। अब आप बताओ क्या करूं? तब गवर्नमेंट ने बोला एक काम कर सकते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। मैंने कहा ये क्या कॉन्सेप्ट है? बोले इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि भाई आप 100 मोबाइल्स लेकर के जा रहे हो। मैंने कहा यस। मान लो एक मोबाइल की कीमत 10,000 है। मैंने कहा यस। बोले 10 लाख का सामान लेकर के जा रहे हो। मैंने कहा यस। बोले इस पर टैक्स कितना होगा? बोले मान लो 18% की रेट पकड़ते हम, 1.8 लाख। मैंने कहा यस। तो बोले आप एक काम करो, स्टेप नंबर 1 आप टैक्स पे करो, इन एडवांस 1.8 लाख, इतना एडवांस में टैक्स पे कर दो। स्टेप नंबर 2 हम आपको वहाँ पे एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन देंगे, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन बराबर, ये जनरली 90 डेज के लिए होता है। अगर एग्जीबिशन लंबी चल रही तो फर्दर 90 डेज तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है मैक्सिमम। तो तुमको एक रजिस्ट्रेशन दे देंगे हम उदयपुर के अंदर, और वो जो है वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उदयपुर वाली यूनिट। तो उदयपुर में देखो ये एग्जीबिशन है, उदयपुर में देखो ये एग्जीबिशन है, और इस एग्जीबिशन में यहाँ पे मैं स्टॉल लगा रहा हूँ। ये जो स्टॉल लगा रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की या मोबाइल फ़ोन की, ये जो स्टॉल है यही मेरा बिजनेस माना जाएगा यहाँ पर, और इसके लिए मुझे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के नाम पे एक रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है, और ये 90 डेज़ के बाद ऑटो एक्सपायर हो जाता है। मतलब मुझे कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन नहीं देनी है। जनरली हम बिजनेस में जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने के लिए हमको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। यहाँ पे मुझे कैंसिलेशन के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं देनी है, ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा 90 डेज़ के बाद। हाँ, अगर मुझे एक्सटेंड करवाना है टाइम लिमिट तो मैं एक एप्लीकेशन दूंगा कि भाई मेरा ऑटो एक्सपायर मत करना, इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, तो फर्दर 90 डेज़ के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो मेरी ये यूनिट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं एक मैजिशियन हूँ, मैं 2 महीने 3 महीने के लिए मुंबई से अहमदाबाद में मैजिक शो दिखाने जा रहा हूँ। अब अहमदाबाद गुजरात में मेरा वहाँ पे कोई फिक्स इस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, और मुझे पता भी नहीं कि वहाँ पे मुझे रिसिपिएंट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अभी कोई रिसिपिएंट अवेलेबल नहीं है मेरे पास में। देखो अगर कोई रिसिपिएंट अवेलेबल होता, जैसे एग्जांपल के लिए ये अहमदाबाद के भाई साहब है, ये बोलते हैं महेश गौड़ हम आपको 10 लाख रुपया देंगे, यहाँ पे आके मैजिक शो करो, तो मुझे मालूम है ये मेरा रिसिपिएंट है, तो मैं IGST चार्ज करूँगा इनसे। क्या चार्ज करूँगा? IGST, और 10 लाख प्लस IGST ले लूँगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है? मेरे को किसी ने इनवाइट नहीं किया अहमदाबाद में। मैं एक ऑडिटोरियम बुक करूँगा, वहाँ पे मैजिक शो करूँगा, लोग आएंगे और देखेंगे, तो मुझे पता नहीं कि रिसिपिएंट कौन होंगे, कितने लोग होंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे देखने के लिए। तो मुझे गुजरात में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के नाम पे एक रजिस्ट्रेशन लेना होगा।
क्योंकि रिसिपेंट मिलेगा नहीं मिलेगा पता ही नहीं मुझे। तो जब कभी भी आप किसी ऐसे स्टेट में गुड्स या सर्विस बेचने के लिए जा रहे हैं, गुड्स बेचने के लिए जा रहे हैं या सर्विस देने के लिए जा रहे हैं, जहां पर पहले से ही आपको पता नहीं कि रिसिपेंट कौन है, कोई भी हो सकता है, और वहां पर उस स्टेट में आपका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट या फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो वहां पर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के नाम पर रजिस्ट्रेशन लेते हैं। ओके, जो टेम्पररी होता है, जिसके लिए आपको एडवांस में पहले टैक्स पे करना पड़ता है। अब इधर देखना बेटा, मैंने एडवांस में टैक्स पे कर दिया 1.8 लाख, मुझे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के नाम पे रजिस्ट्रेशन मिल गया। वहां पे मेरे 80 सेलफोन बिके, 80 सेलफोन बेचे मैंने 11,000 के भाव से, 8,80,000, और इन पर मेरा जीएसटी बनता है 18% से 1,58,400, जबकि मैं डिपार्टमेंट को टैक्स कितना पे कर चुका हूँ 1.8 लाख। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, जब मेरा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तब मैं एक रिटर्न फाइल करता हूँ, वहाँ पे एक रिटर्न फाइल करूँगा मैं, और उस रिटर्न फाइल करते वक्त मैं ये पूरा एडजस्टमेंट बताऊँगा अपने लास्ट रिटर्न में कि भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में 1,80,000 रुपया दिया था, मेरी लाइबिलिटी 158,400 की ही बनी है, तो बैलेंस 21,600 मुझे रिफंड कर दिया जाए, तो डिपार्टमेंट ये अमाउंट मुझे रिफंड कर देगा फिर। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं, समझ में आया? समझा? किसी और स्टेट में जहाँ पे आपका फिक्स एस्टेब्लिशमेंट या बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो वहाँ पर आप एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेते हैं ताकि आप गुड्स वहाँ पर भेज सकें। ओके, आओ इधर। तो अब राजस्थान है ये, मैं महाराष्ट्र से राजस्थान के अंदर गुड्स जा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के नाम पर रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ओके, फिर यहाँ से यहाँ पे गुड्स भेजूंगा मैं, तो ये मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, और यहाँ पे मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगा, टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगा। ओके, क्या इशू कर दूंगा? टैक्स इनवॉइस। ओके, अब ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है ये रजिस्टर्ड है, इसको सर्विस दी जाएगी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को। जैसे मान लो उदयपुर में मैंने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के नाम पर रजिस्ट्रेशन लिया, अब उदयपुर में मान लो मुझे कुछ प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी है राजस्थान में किसी और जगह पे, एग्जीबिशन में कुछ लोग आए, उनको मेरा प्रोडक्ट पसंद आया, बोले गौड साहब डिलीवरी कर दो, वहाँ पर मैंने जीटीए की सर्विस ली राजस्थान के अंदर कि भाई उदयपुर से जयपुर में डिलीवरी करनी है, जो राजस्थान में ही है, तो जीटीए मुझे सर्विस दे रहा है, मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूँ जो रजिस्टर्ड है, अगर 5% की रेट है, ये जीटीए अनरजिस्टर्ड है, तो आरसी में टैक्सेबल होगा ये। ओके, और जब मैं माल महाराष्ट्र से राजस्थान भेजूंगा, तो जो 100 मोबाइल्स में भेजूंगा उनके लिए मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा। क्या इशू करूंगा बेटा? टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा। ओके, समझ में आया? बाकायदा इनवॉइस इनके नाम पे होगा, इनको फिर क्रेडिट मिल जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन है ये। तो यहाँ पर पूरा पोस्टमार्टम कर डाला हमने जीटीए की सर्विस का बेटा। ओके, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सर्विस की तरफ। ना फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमारी जो सर्विस है वो लेते हैं हम यहाँ पे लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंड एडवोकेट। एक्चुअली ये दो अलग अलग सर्विस है, एक है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की और एक है एडवोकेट की। हम दोनों के एक साथ ही समझेंगे क्योंकि दोनों के काफी सारे प्रोविजंस मिलते जुलते हैं। ओके, तो जो पूरी सर्विसेज है ये यहाँ से यहाँ तक की लिखी हुई, इसको हम एक चार्ट की हेल्प से समझते हैं अच्छे से। आइए, सबसे पहले आते हैं हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, दूसरा हम समझते हैं एडवोकेट, उसके बाद में हम इनके बारे में डिटेल बताते हैं। इधर नाउ, तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है और एडवोकेट क्या होता है, इन दोनों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले लेते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ये एक्चुअली क्या होता है कि कुछ एडवोकेट्स वगैरह का ग्रुप होता है, जब कोई भी डिस्प्यूट होता है तो दो काम हो सकते हैं कि पहले या तो आप कोर्ट में चले जाओ और कोर्ट में जाकर के उस डिस्प्यूट को कोर्ट में रख दो,
कोर्ट उस पर डिसीजन देगा। और दूसरा तरीका होता है कि कोर्ट में ना जाकर के कुछ लोगों को मीडिएटर बना करके डिसीजन ले लिया जाए। बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, कोकिलाबेन अंबानी। कोकिलाबेन अंबानी के बारे में समझिए, जब धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो उसके बाद में कोकिलाबेन अंबानी अपनी रिलायंस की जो भी प्रॉपर्टी थी वो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों में बराबर बांटना चाहती थी। अब उसको कैसे बांटे कि दोनों भाइयों में कभी झगड़ा ना हो, कभी डिस्प्यूट ना हो, कभी कोई एक दूसरे के ऊपर केस ना करे, कभी कोई मैटर कोर्ट तक ना जाए। तो कोकिलाबेन अंबानी ने क्या किया, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को बैठाया। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोले तो ये 5 एडवोकेट को बुलाया, इनको बैठाया और वो बोले कि भाई तुम पांचों लोग डिसाइड करो कि ये जो प्रॉपर्टी उसमें से कितना अनिल अंबानी को मिलना चाहिए और कितना मुकेश अंबानी को मिलना चाहिए, ये आप लोग डिसाइड करो। ये जो है, ये एडवोकेट का जो ग्रुप है इसको बोलते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी में से कुछ पार्ट मुकेश अंबानी के नाम पे कर दिया, कुछ पार्ट अनिल अंबानी के नाम पे कर दिया। तो कभी भी फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट रेज ना हो उसके लिए। तो सर समझ में आया, जब घर का बंटवारा होता है तब बिल्कुल उस टाइम पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की हेल्प ली जा सकती है। ओके, तो सर एक बात है, बिजनेस में इसका क्या रोल है? क्यों नहीं है, बहुत बड़ा रोल है। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए 2 कंपनियां हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, दोनों में किसी पर्टिकुलर कॉपीराइट को लेकर के झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया। ए लिमिटेड का कहना है कि वो कॉपीराइट इनका है, बी लिमिटेड का कहना नहीं वो कॉपीराइट इनका है। कोई ब्रांड ले लो, लोगो ले लो, किसी चीज को लेकर के झगड़ा हो गया। तो दोनों के पास में ऑप्शन क्या, पहला कोर्ट में केस करें, वहां पे वकील का भी पैसा खूब लगेगा, केस भी लंबा चलेगा और कोई रिजल्ट निकले ना निकले उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर ये चाहे तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की हेल्प ले सकते हैं। कुछ एडवोकेट ये, कुछ एडवोकेट ये, हम मिलकर के कुछ इंडिपेंडेंट एडवोकेट को बुलाए, उनको बोले आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनो और आप डिसीजन दो, कि ये ब्रांड या लोगो किसका होना चाहिए। वो डिसीजन देंगे, वो डिसीजन ये दोनों मानने चाहिए। अब वो जो 3 लोग या 5 एडवोकेट यहाँ पर बैठाए गए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बना करके, फ्री में तो काम नहीं कर रहे बेटा, पैसा लेंगे वो भी बराबर। उनको जो फीस मिलती है वो टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है, वो हमको यहाँ पर पढ़नी है। और टैक्सेबल है तो रिवर्स चार्ज में या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, वो हमको यहाँ पर पढ़नी है। ओके, कोई डाउट? ना, अब सेकंड केस आते हैं एडवोकेट। एडवोकेट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सीनियर एडवोकेट, एक होता है अदर देन सीनियर एडवोकेट। अब ये जो अदर देन सीनियर एडवोकेट है ना, उनको मैं जूनियर एडवोकेट बोलूंगा। यहाँ पर क्या बोलूंगा, जूनियर एडवोकेट। एक्चुअली जूनियर वर्ड है ही नहीं एक्ट में लिखा हुआ, खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो याद रखना, आपको एग्जाम में जूनियर एडवोकेट वर्ड यूज नहीं करना है, वहां पे अदर देन सीनियर एडवोकेट वर्ड यूज करना आपको। तो एक सीनियर एडवोकेट, एक अदर देन सीनियर एडवोकेट। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? वही जो एक एफसीए और एक एसीए में होता है। कैसे सर? एफसीए किसको बोलते हैं? फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोई ऐसा सीए जिनके पास में सीओपी और 5 साल से ज्यादा प्रैक्टिस को हो गया, मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्रॉस होना चाहिए, उसके बाद वो एफसीए है और उससे पहले उसको एसीए बोला जाता है। एडवोकेट में भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, पर्टिकुलर कुछ केसेस होते हैं, कोई क्राइटेरिया होता है, उसको क्रॉस कर लिया तो आप सीनियर एडवोकेट, और क्रॉस नहीं कर पाए तब तक आप अदर देन सीनियर एडवोकेट। जैसे एग्जांपल के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सीनियर एडवोकेट, बाकी सिविल कोर्ट वगैरह के जो एडवोकेट होते हैं, जो नए नए अभी एडवोकेट बने, वो सब अदर देन सीनियर एडवोकेट। तो 2 तरह के एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट, अदर देन सीनियर एडवोकेट। ओके ना? ओके सर, हम समझे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, समझ में आ गया। एडवोकेट में सीनियर एडवोकेट और अदर देन सीनियर एडवोकेट क्या होता है वो भी समझ में आ गया। और क्या समझना, फर्म ऑफ एडवोकेट। एक और वर्ड यहाँ पे यूज होगा बार बार, फर्म ऑफ एडवोकेट। एडवोकेट जो ना, ये फर्म है, फर्म में ये 5 एडवोकेट है मान लो, इसको होता है पार्टनरशिप फर्म। सर अच्छा, ये फर्म ऑफ एडवोकेट है, तो सर फर्म ऑफ एडवोकेट में भी ये होता है सीनियर फर्म अदर देन सीनियर फर्म? नहीं, फर्म ऑफ एडवोकेट का मतलब होता है सिर्फ फर्म, उसमें चाहे सीनियर एडवोकेट हो, कोई जूनियर एडवोकेट हो। जैसे 5 एडवोकेट है, ये अगर पांचों के पांचों सीनियर एडवोकेट है तब भी ये फर्म ऑफ एडवोकेट कहलाएगी, पांचों के पांचों जूनियर एडवोकेट है तब भी ये फर्म ऑफ एडवोकेट कहलाएगी, कुछ जूनियर कुछ सीनियर है तब भी ये फर्म ऑफ एडवोकेट कहलाएगी। तो फर्म के अंदर सीनियर जूनियर का कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्म ऑफ एडवोकेट कहलाती है। तो यहाँ पे 4 चीजें मैंने बताई है, ध्यान से सुनना। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, 5 लोग ये एडवोकेट का ग्रुप, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, फर्म ऑफ एडवोकेट 3 या 4 पार्टनर, जो भी फर्म ऑफ एडवोकेट है ये, सीनियर एडवोकेट
जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं और सीनियर है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस है। अदर देन सीनियर एडवोकेट, जिसको मैं बोलूँगा जूनियर एडवोकेट, ये भी एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं अपनी, बराबर है। तो ये फर्म नहीं है, ये क्या कहलाएंगे, सीनियर, ये जूनियर एडवोकेट। ओके, तो अब हम हमारी यहाँ पे एंट्री समझेंगे कि क्या होती है ना। चलो अब समझते हैं। इधर अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एटी मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सीनियर एडवोकेट या other than senior advocate firm of advocate, ये लोग सप्लायर है। क्या है? सप्लायर। ये लोग सर्विस दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं जरा देखना। गवर्नमेंट या लागेगा, गवर्नमेंट या लागेगा को सर्विस दे रहे हैं, किसको? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों आएंगे। जहां पे भी मैं सिर्फ गवर्नमेंट लिखता हूं वहां पर मतलब है तीनों, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। ला का मतलब लोकल अथॉरिटी, LA, ला बोले तो लोकल अथॉरिटी। GE, गे गवर्नमेंटल एंटिटी, गवर्नमेंटल एंटिटी। गा गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी। ओके, इनको डिटेल में एग्जामिनेशन चैप्टर में बताऊंगा मैं, हाल फिलहाल याद रखो। गवर्नमेंट या लागेगा, 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 लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो अगर गवर्नमेंट या लागेगा को सर्विस दी गई है और सप्लायर इन चारों में से कोई भी हो, एग्जाम प्रॉपर्टी एंट्री नंबर 45 में ये सब एग्जाम जो भी एंट्री है वापस से आएगी एग्जामिनेशन चैप्टर में। दूसरा, गवर्नमेंट के अलावा भी तो कई लोग होते हैं, अदर देन बिजनेस एंटिटी। अदर देन बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा? such inward supply used for any purpose other than business, trade, commerce, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए। पर्सनल पर्पस। ओके, एक एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इनका यूज किया था कोकिलाबेन अंबानी ने प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के लिए, हो सकता हो घर की प्रॉपर्टी हो उसके लिए। ओके, या रिलायंस कंपनी ने अगर अपॉइंट किया है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कि रिलायंस की प्रॉपर्टी का डीमर्जर कर दिया जाए, एक मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी के नाम पे, तो अगर रिलायंस कंपनी ने अपॉइंट किया है तब तो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी जा रही है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है। कोकिलाबेन अंबानी ने अपने पर्सनल नेचर पर अपॉइंट किया है घर की जो प्रॉपर्टी उनको डिवाइड करने के लिए, तो ये किस में चला जाएगा? अदर देन बिजनेस एंटिटी, अदर देन बिजनेस एंटिटी। इनवॉइस फिर रिलायंस के नाम पे नहीं, कोकिलाबेन अंबानी के नाम पे बनेगा। ओके, वो केस। दो लोग हैं जैसे हस्बैंड वाइफ, ये ले लीजिए यहाँ पे, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, इन दोनों में झगड़ा हो गया, डिवोर्स है। डिवोर्स के लिए इन्होंने एक एडवोकेट हायर किया, ये एडवोकेट है, चाहे सीनियर एडवोकेट हो चाहे जूनियर एडवोकेट हो।
एडवोकेट हायर किया, ये सर्विस किसको दे रहा है, अदर देन बिजनेस एंटिटी को, क्योंकि डिवोर्स करना कोई बिजनेस नहीं है, बराबर है। ये दो भाई साहब, इन दोनों में झगड़ा हो गया, इन दोनों में झगड़ा हो गया, बराबर, कोर्ट में केस चला गया, इन्होंने एडवोकेट की सर्विस ली, तो एडवोकेट अगर इनको सर्विस दे रहे हैं तो अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल सलमान खान, हिरण को मारा था राजस्थान के अंदर, तो केस चल रहा था, सलमान खान ने एडवोकेट हायर किया। अब हिरण को मारना सलमान खान का बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है, बराबर है, तो उसके लिए जो एडवोकेट सर्विस दे रहा है सलमान खान को, वो एग्जम्प्ट होगी। आर्यन खान का केस ले लो, आर्यन खान ड्रग्स के केस में पकड़े गए थे, उनको छुड़ाने के लिए एडवोकेट की पूरी टीम लगाई गई थी, तो वो लोग जो सर्विस दे रहे हैं वो अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ड्रग्स लेना आर्यन खान का बिजनेस नहीं था कि उसके लिए सर्विस दी जा रही है, बिल्कुल नहीं, वो उससे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था, वो पर्सनल नेचर का केस था पूरा का पूरा। ओके, शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली, रेड चिली पे कोई केस हो गया, बराबर है, उसके लिए शाहरुख खान ने किसी एडवोकेट को हायर किया, वो एडवोकेट रेड चिली के नाम पे बिल बनाएगा, इनवॉइस बनाएगा, रेड चिली के नाम पे टैक्स इनवॉइस बनाएगा, तो रेड चिली को सर्विस देना मतलब सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी माना जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कि जब अदर देन बिजनेस एंटिटी हो, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए कोई सर्विस यूज हो रही है, इन चारों में से किसी की भी, वो एग्जाम होती है। एंट्री नंबर 45 CGST एक्ट की हम पढ़ेंगे एग्जामिशन में, उसी में। ओके सर, और क्या क्या हो सकता है, किसी बिजनेस एंटिटी को दी गई हो तो, मतलब बिजनेस, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, उनके लिए आप सर्विस यूज कर रहे हो एडवोकेट की। सच सर्विस यूज्ड फॉर बिजनेस, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, उनके लिए यूज की गई। ओके ना, उस केस में क्या होगा, तो इधर देखो, इस केस में एग्जाम्प्ट डायरेक्ट नहीं होगा, यहां पे फिर आगे बाइफर्केशन होगा कि ये जो बिजनेस एंटिटी है इसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कितना था, प्रीवियस ईयर, PY मतलब प्रीवियस ईयर, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रिसिपिएंट, रिसिपिएंट मतलब बिजनेस एंटिटी, लेस देन या इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब प्रीवियस ईयर का टर्नओवर जो बिजनेस एंटिटी का है, वो रजिस्ट्रेशन की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट बेटा 3 चलती है, 10 लाख कुछ स्टेट में, 20 लाख और 40 लाख। अब जिस स्टेट में आपका बिजनेस है उसके हिसाब से आपको सोचना है। तो सर ये हमको कैसे पता चलेगा किस स्टेट में 10 लाख से, 20 लाख से या 40 लाख से, ये अभी आपको दिमाग नहीं लगाना, चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हाल फिलहाल मैं आपको जब भी क्वेश्चन इसका आएगा मैं बोल दूंगा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई है। ओके, इतना समझ लेना, पूरा रजिस्ट्रेशन चैप्टर है इसके लिए, तो वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस ईयर एग्रीगेट टर्नओवर जो है उसमें आपको ये देखना कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई है या नहीं हुई। ओके, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई है या नहीं हुई प्रीवियस ईयर में। तो मान लेते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है, ये एक बिजनेस से मान लेते हैं, इधर देखो, ये एक बिजनेस से मान लेते हैं, इनकी इस बिजनेस की, ये बिजनेस मुंबई में, ये बंदा सर्विस देता है और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख क्रॉस हो चुकी थी लास्ट ईयर 21 लाख थी। अब इधर देखना, मैं एडवोकेट हूं, मैं इनको अगर कोई सर्विस दे रहा हूं, वो टैक्सेबल होगी RCM में। बट अगर इनका प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ, प्रीवियस ईयर में इनका जो टर्नओवर था वो था 18 लाख, कितना था 18 लाख प्रीवियस ईयर में, मैं इनको जो सर्विस दूंगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो इधर देखना,
जब आप किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हो तो आप ये देखो प्रीवियस ईयर में उनका एग्रीगेट टर्नओवर क्या था, थ्रेशोल्ड लिमिट जो रजिस्ट्रेशन क्रॉस होगी कम है उससे या ज्यादा है, तो बोले कम है थ्रेशोल्ड लिमिट से, बोले यस कम है, तो ये एग्जाम है। बोले नो, इसका मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई थी प्रीवियस ईयर में, जो टर्नओवर था बिजनेस एंटिटी का उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई थी, टैक्स लगेगा, ये टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको आरसी में टैक्सेबल क्यों किया गया, उसके पीछे का कारण क्या है। इसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में भी तो टैक्सेबल किया जा सकता था। वो समझने के लिए आप एक काम करो, पहले इसको कॉपी कर लो, फिर मैं इसका ऑपरेशन करवाता हूँ, उसमें मैं आपको समझाता हूँ। ओके, कॉपी करो इसको और पॉज करके कॉपी करना बेटा, पॉज करके कॉपी करोगे क्योंकि तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं लगेगा आपको तो उतना ही टाइम लगेगा। नाउ 10 अक्टूबर 2022 आज की तारीख है, ये मान लेते हैं। इस एग्जाम्पल को जरा समझना। मान लीजिए ये बिजनेस एंटिटी है एबीसी एंड कंपनी। एबीसी एंड कंपनी एक बिजनेस एंटिटी है और ये चाहती है कि मैं इनको कंसल्टेंसी दूँ। अब मैंने इनको कंसल्टेंसी दी और ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब मैंने इनको बोला, अब देखो हम क्या समझ रहे हैं कि अगर ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होता तो कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता था। तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है। मैंने एबीसी एंड कंपनी को बोला कि देखो मैं आपका एडवोकेट हूं, मैंने आपको 10 लाख की सर्विस दी है, मुझे आपसे टैक्स लेना है, लेकिन एक्ट में लिखा कि अगर प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है, और थ्रेशोल्ड लिमिट मान लेते हैं 20 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट मानते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है, तब तो एग्जाम पे मेरी सर्विस आपको क्रॉस हो गया तो टैक्सेबल है और मैं आपसे टैक्स लेकर के डिपार्टमेंट को पे करूंगा क्योंकि ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है। अब एबीसी एंड कंपनी क्या बोलती मुझे, अरे गॉड साहब क्या बात कर रहे हो आप भी ना, अरे प्रीवियस ईयर का टर्नओवर ही मेरा 12 लाख था। मैंने कहा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर आपका 12 लाख था तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड कैसे हो। बोले गॉड साहब कर दी ना बच्चों वाली बात, हमारी कंपनी 18-19 में बनी थी, उस वक्त हमारा टर्नओवर 25 लाख था, तो हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया 1920, 2021 और 21-22। ये अभी करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, ये उसका भी पहले का साल। यहाँ पे 22 लाख था और यहाँ पे तो हमारा टर्नओवर ही 18 लाख था, मुश्किल से 12 लाख था। गौड साहब बहुत बुरी हालत है, क्या बताएं हम आपको। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या, बोला। मैंने कहा तो ठीक है, फिर जो 10 लाख की सर्विस मैंने आपको दी वो एग्जाम्प्ट है, फिर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर गया। ठीक है, डन, एवरीथिंग इज ओके, सब परफेक्ट था। अब इधर देखना, गवर्नमेंट आई मेरे पास में, मोदी जी आए, बोले गौड साहब कैसे हो। मैंने कहा जी एकदम बढ़िया। बोले गौड साहब टैक्स पे करो, सर्विस दी एबीसी एंड कंपनी को आपने, टैक्स पे नहीं किया। मैंने कहा जी वो तो एग्जम्प्ट है। बोले वो किससे। मैंने कहा जी वो मैंने पूछा था उनसे, उनका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर ही 12 लाख था, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस ही नहीं हुआ, वो तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन बहुत पहले ले लिया था उन्होंने, इसलिए वो अभी रजिस्टर्ड है। बाकी उनका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ तो वो तो सर्विस एग्जम्प्ट है। बोले आपको मामू बनाया उन्होंने अभी एनुअल रिटर्न फाइल किया है, उनका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर जो था ना वो 50 लाख था, लाओ टैक्स पे करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, गलती मेरी है क्या। मैं एबीसी एंड कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं कर सकता, मुझे कोई राइट नहीं है कि उनको बोलूं कि मैंने आपको 10 लाख की सर्विस दी है, मैं टैक्स लूंगा या नहीं लूंगा। इसके लिए मुझे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने प्रीवियस ईयर के, मुझे देखना है कि आपका टर्नओवर कितना था प्रीवियस ईयर का। आप अपना बैलेंस शीट ला करके मुझे दिखाइए, P&L अकाउंट ला करके मुझे दिखाइए। क्या ये लोग दिखाएंगे मुझे? नहीं। बट अगर इन्होंने झूठ बोला उसकी सजा मुझे मिलेगी अगर ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल हो गई तो।
तब जाकर के गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ये सर्विस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल करेंगे तो महेश गौड़ जैसे लोग मारे जाएंगे, बेटर है कि इसको रिवर्स चार्ज में करो। क्योंकि देखो फॉरवर्ड चार्ज में भी तो टैक्स लायबिलिटी मेरी है, सरकार मुझसे टैक्स लेगी, अगर मैंने इनसे कलेक्ट नहीं किया तो मेरी पॉकेट से टैक्स जाएगा। ये तो झूठ बोल करके बच जाएगी एबीसी एंड कंपनी। तब जाकर के गवर्नमेंट ने बोला बात तो सही है, बात तो सही है, क्या करें? तो बोला आरसीए में डालो। अब रिवर्स चार्ज में डालने का इंपैक्ट क्या होगा, इधर देखना। ये एबीसी एंड कंपनी, मैंने इनको 10 लाख की सर्विस दी, मैंने बोला तुम्हारा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कितना है, बोले जी 12 लाख है। मैंने कहा मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी लायबिलिटी नहीं, लायबिलिटी तुम्हारी है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। जो 10 लाख की मैंने सर्विस दी है इसमें 18% से टैक्स लगेगा, जो तुम पे कर देना, क्योंकि एडवोकेट की सर्विस पे 18% की रेट लगती है। मैंने कहा 18% से टैक्स लगेगा, जो तुम पे कर देना। बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इन्होंने टैक्स अगर नहीं पे किया तो गवर्नमेंट, जो मोदी जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इनसे वसूल करेगा टैक्स, मुझसे नहीं करेगा। इनकी गलती है, इन्होंने क्यों पे नहीं किया, इनको तो पता है ना इनका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कितना था, इसके लिए इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डाला। ओके सर, एक बात बताओ, इस पूरी कहानी में सब कुछ चीज़ समझ में आई, मुझे ये बताओ सर, एबीसी एंड कंपनी अगर रजिस्टर्ड भी होती है तभी प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखना जरूरी है? यस बेटा, हमको ये देखना प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 लाख 20 लाख या 40 लाख क्रॉस तो नहीं हुआ, जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। भले ये जीएसटी में रजिस्टर्ड 3 साल पहले हो गई या 4 साल पहले हो गई और अभी भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है और ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, फिर भी मैं जो इनको सर्विस दूंगा वो एग्जम्प्ट होगी, वो एग्जम्प्ट होगी। ओके चलो, ना अब इसमें आते हैं एक सेकंड एनालिसिस में, सेकंड केस में ना। अब आगे आते हैं बेटा, एक और केस समझाता हूं मैं आपको। ये वाला एग्जांपल अपना हो गया, अब एक केस और लेते हैं। मान लीजिए एडवोकेट अगर एडवोकेट को सर्विस दें तो क्या होगा, एडवोकेट भी एडवोकेट को सर्विस देते हैं, कई बार सीनियर एडवोकेट जूनियर एडवोकेट को सर्विस देते हैं, जूनियर एडवोकेट सीनियर एडवोकेट को सर्विस देते हैं। उस केस में क्या होगा, आओ, अगर कभी भी सीनियर एडवोकेट ना, तो सीनियर एडवोकेट फर्म या सीनियर एडवोकेट या जूनियर एडवोकेट को सर्विस दे रहा है मान लीजिए, तो उसमें टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो ये जो है ना, ये फर्म सीनियर एडवोकेट जूनियर एडवोकेट, ये सीनियर एडवोकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये सप्लायर है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बिजनेस एंटिटी के जैसे ही ट्रीट होंगे। मतलब इनका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, किसका, फर्म का, सीनियर एडवोकेट का, जूनियर एडवोकेट का, लेस देन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड लिमिट, TSL, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन से कम है, यस कम है, तब तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। जो अभी हमने पढ़ा था सेम वैसा ही, एंट्री नंबर 45 में नो, तो फिर टैक्सेबल होगा और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उस केस में इन लोगों को भी आरसीए में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है, जबकि जनरली एडवोकेट को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो फर्म सीनियर एडवोकेट जूनियर एडवोकेट, अब क्वेश्चन ये है सीनियर एडवोकेट उनको क्या सर्विस देते होंगे? अब कोई फर्म है उसको खुद को कुछ कंसल्टेंसी चाहिए और कोई एक्सपीरियंस होल्डर एडवोकेट ही उनको गाइड कर सकता है, तो वो सर्विस ले सकते हैं सीनियर एडवोकेट की। कोई सीनियर एडवोकेट दूसरे सीनियर एडवोकेट की हेल्प ले सकता है किसी केस को लेकर के, कोई जूनियर एडवोकेट किसी केस को रिप्रेजेंट करना हो कोर्ट में तो सीनियर एडवोकेट की हेल्प ले सकता है, बराबर है। तो सीनियर एडवोकेट इनको भी सर्विस देते हैं, किसको, सीनियर एडवोकेट को, जूनियर एडवोकेट को और फर्म को। और वो जो सर्विस देंगे उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है कि जो रिसिपिएंट है ये, इनका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया तो टैक्स लगेगा आरसीए में, और नहीं कर गया तो एग्जम्प्ट होगा। ओके, अब बारी आती है
वाइस वर्सा, वाइस वर्सा में क्या होगा, आ जाओ जरा देखते हैं। अगर जूनियर एडवोकेट या कोई फर्म ये सर्विस देते हैं किसी सीनियर एडवोकेट को, किसी जूनियर एडवोकेट को या किसी फर्म को, ये लोग सर्विस देते हैं, तो वो एग्जम्प्ट होगी, वो एग्जम्प्ट होगी एंट्री नंबर 45 में, वो कभी टैक्सेबल होती ही नहीं है। ओके, अब यहाँ पे समझना बात को। सबसे पहली चीज़, वापस से फटाफट एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं, ध्यान से देखना। मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, चाहे मैं जूनियर एडवोकेट हूँ, चाहे मैं सीनियर एडवोकेट हूँ, चाहे मैं फर्म हूँ, मैं फर्म हूँ, पार्टनरशिप फर्म वो हूँ, या मैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हूँ। अगर मैंने गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एंटिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इनको अगर मैंने सर्विस दी है तो वो एग्जम्प्ट होगी। मैंने कोई आम आदमी को सर्विस दी है जो अपने बिजनेस के लिए यूज़ नहीं करेगा, पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करेगा, मतलब अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है, तब भी एग्जम्प्ट होगा। ओके, अगर मान लीजिए कि किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दो जो बिजनेस के लिए यूज़ करेगी, तो इस बिजनेस एंटिटी का प्रीवियस ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट अगर क्रॉस कर गया, थ्रेशोल्ड लिमिट अगर क्रॉस कर गया, तो फिर उस केस में टैक्सेबल है, आरसीए में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स ये लोग पे करेंगे। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर गया बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर, अभी बिजनेस एंटिटी कोई भी हो सकती है, एबीसीएन कंपनी हो सकती है या कोई भी, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर गया इनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर का, तो मैं जो सर्विस दूंगा वो एग्जम्प्ट होगी। ओके ना, एक और केस लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए कि मैं सीनियर एडवोकेट हूँ और मैं किसी एडवोकेट को सर्विस दे रहा हूँ, जूनियर एडवोकेट को या किसी सीनियर एडवोकेट को सर्विस दे रहा हूँ, या फर्म को सर्विस दे रहा हूँ, एडवोकेट फर्म जो 2-3 पार्टनर्स होते हैं, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, मैं इनको जो सर्विस दूंगा वो टैक्सेबल या एग्जम्प्ट हो, डिपेंड करेगा कि इनका ये जो रिसिपेंट इनका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्रॉस कर गया, तब तो ये क्या हो जाएगा, जो मैं सर्विस दूंगा टैक्सेबल होगा, आरसीए में टैक्स पे करने की लायबिलिटी इनकी है। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर गया तो मैं जो सर्विस दूंगा वो एग्जम्प्ट होगी। अगर मान लीजिए कि मैं जूनियर एडवोकेट या फर्म हूं, जूनियर एडवोकेट या फर्म हूं, फर्म दोनों में से कोई भी, और फर्म में चाहे सीनियर एडवोकेट हो चाहे जूनियर एडवोकेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्म कहलाएगी। तो मैं जूनियर एडवोकेट हूँ या मैं फर्म हूँ, मैं अगर किसी सीनियर एडवोकेट को सर्विस दे रहा हूँ, मैं अगर किसी जूनियर एडवोकेट को सर्विस दे रहा हूँ बराबर, या मैं किसी फर्म को सर्विस दे रहा हूँ, फर्म मतलब एडवोकेट फर्म, एडवोकेट की फर्म, इनको सर्विस दे रहा हूँ, हमेशा एग्जम्प्ट होगा। ओके, ये पूरा समरी जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, तो यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट इसका कंप्लीट होता है बेटा। अब जरा आ जाते हैं इधर, ये चार्ट जरा यहाँ पे बना हुआ। पहला केस, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एडवोकेट। सप्लायर इज, सप्लायर कौन है, पार्टनरशिप फर्म एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट एक्सेप्ट सीनियर एडवोकेट मतलब जूनियर एडवोकेट, तो फर्म और जूनियर एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट है या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको केस लेते हैं। ओके, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का एंट्री नंबर या सीरियल नंबर 3 है, बाकी एडवोकेट का 2 है। तो पार्टनरशिप फर्म मतलब फर्म और जूनियर एडवोकेट अगर गवर्नमेंट लागेगा को सर्विस देंगे तो एग्जम्प्ट होगा, या एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देंगे या अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देंगे तब भी एग्जम्प्ट होगा। बट अगर इन्होंने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है तो अग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर ऑफ रिसिपिएंट इज मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन। क्या उनका प्रीवियस ईयर का टर्न ओवर इतना है कि जिसकी वजह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे, बराबर, भले वो रजिस्टर्ड हो तब भी चलेगा। ओके, यस तो एग्जम्प्ट है, नो तो टैक्सेबल आरसीएम में। अगर सप्लायर इज सीनियर एडवोकेट, सप्लायर कोई सीनियर एडवोकेट है या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, बिजनेस एंटिटी का केस सेम ही रहेगा कि अग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर का जो टर्न ओवर है, अब प्रीवियस ईयर का मतलब प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर ही कंसिडर होगा हमेशा। अब रिसिपेंट इज ए मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कि उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत ना पड़े। अगर वो रजिस्टर्ड है सर पहले से
तब भी ये देखना कि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर उसका इतना ज़्यादा क्रॉस ना होना चाहिए जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होता है। खाली पहले से रजिस्टर्ड है उससे कोई लेना देना नहीं, खाली ये कहना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट यस, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं है तो एग्जम्प्ट है, क्रॉस है तो टैक्स लगेगा अगर बिजनेस एंटिटी को दिया। क्वेश्चन है कि अगर सीनियर एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट या लागेगा को सर्विस देते हैं तो एग्जम्प्ट है, अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देंगे तब भी एग्जम्प्ट है, और एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देंगे, अब एडवोकेट में सीनियर जूनियर दोनों आ गए, तो अग्रीगेट टर्न और प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ रिसिपेंट इज मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यस तब तो एग्जम्प्ट है, नो तो टैक्सेबल अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लगेगा। ओके, कोई डाउट? पक्का? श्योर? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनीबॉडी। अब इधर देखना बेटा, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ना, उसमें एक चीज इंप्लाइड है जो हमेशा दिमाग में बैठा लेना, रिसिपिएंट हमेशा टैक्सेबल टेरिटरी का होना चाहिए, ये इंप्लाइड है। ओके, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जितने भी सर्विसेज आप पढ़ने वाले हो सब में एक चीज कॉमन रहेगी, रिसिपिएंट हमेशा टैक्सेबल टेरिटरी का होगा। ओके, नाउ चाहे इससे पहले जो हमने पढ़ी लीगल सर्विसेज वाला मैटर हो, चाहे उससे पहले जीटीए का मैटर हो, सब में रिसिपिएंट कहाँ का होना चाहिए? टैक्सेबल टेरिटरी का। ओके, नाउ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनीबॉडी, सप्लायर कोई भी हो सकता है, जो रिसिपिएंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म होगी जो लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, जो एम्प्लॉयड है मैंने आपको बोला, तो आरसीएम लगेगा। चलो इसका एनालिसिस करते हैं, आओ इधर। छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। ये मैं हूं, एमजी, मैं डांस शो करवा रहा हूं, एक प्रोग्राम करवा रहा हूं, बराबर है? ये देखिए, ये पीछे डांस प्रोग्राम चल रहा है, ये डांस शो मैं करवा रहा हूं, और इस डांस शो के लिए मुझे स्पॉन्सर चाहिए। भाई एंट्री टिकट तो होंगे ही होंगे, टिकट बिकेंगे, उनसे तो पैसा कमाऊंगा, बट स्पॉन्सर से सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जाता है, तो मुझे स्पॉन्सर चाहिए। और मेरे स्पॉन्सर कौन कौन बन रहे हैं? रिलायंस लिमिटेड, ये मुझे स्पॉन्सर करेगी। रिलायंस लिमिटेड के बाद में आपके नेक्स्ट एबीसी पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म मुझे स्पॉन्सर करेगी। मिस्टर आर जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ये भी मुझे स्पॉन्सर करेंगे। और मिस्टर पी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये भी मुझे स्पॉन्सर करेंगे। 4 स्पॉन्सर हैं। तो इधर देखो, ये मैं हूं जो प्रोग्राम करवा रहा हूं। अब बारी आती मेरे स्पॉन्सर की, रिलायंस लिमिटेड, एबीसी पार्टनरशिप फर्म, नेक्स्ट आपके मिस्टर आर जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, मिस्टर पी जो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यूआरपी मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन। मिस्टर आर जो है वो मुझे 50 लाख रुपया दे रहे हैं स्पॉन्सरशिप का। एबीसी पार्टनरशिप फर्म मुझे 10 लाख रुपया दे रही है। मिस्टर आर जो रजिस्टर्ड पर्सन है 5 लाख रुपया दे रहे हैं। मिस्टर पी जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है ये मुझे 2 लाख रुपया दे रहे हैं। ये स्पॉन्सरशिप का पैसा मुझे मिल रहा है, ओके, मुझे अपने स्पॉन्सर से। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है। 50% से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे एक गलती करते हैं। वो यहाँ पर क्या करते हैं, सप्लायर किसको मानते हैं? वो सप्लायर मानते हैं रिलायंस लिमिटेड को, एबीसी पार्टनरशिप फर्म को, मिस्टर आर को या मिस्टर पी को।
आप में से भी जो ये वीडियो देख रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में थॉट आया होगा कि सप्लायर ये होंगे और वहीं पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। सप्लायर कौन होता है? ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 2 में भी, जिसको पैसा मिलता है, जिसको पैसा मिलता है वो सप्लायर होता है। और यहां पर पैसा किसको मिल रहा है? एमजी को। तो एमजी यहां पे सप्लायर है और एमजी जो है ये है सप्लायर। और ये सब रेसिपिएंट है। क्योंकि ये लोग पैसा दे रहे हैं। तो सर ये लोग तो स्पॉन्सर है ना? हाँ स्पॉन्सर है। तो सर ये पैसा दे रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। तो सर्विस कौन दे रहा है? एमजी। कौन सी सर्विस? स्पॉन्सरशिप सर्विस। सर ये क्या सर्विस होती है? इनका ब्रांड प्रमोट करना। जब यहाँ पे डांस शो होगा, बार बार रिलायंस लिमिटेड का नाम लिया जाएगा, बार बार एबीसी पार्टनरशिप फर्म का नाम लिया जाएगा, मिस्टर आर मिस्टर पी का नाम लिया जाएगा, बराबर है। मिस्टर आर मिस्टर पी सोल प्रोपराइटर मान लेते हैं, सोल प्रोपराइटरशिप फर्म है, ओके। इनका नाम लिया जाएगा, इनके बैनर लगेंगे जगह जगह। तो मैं इनकी ब्रांडिंग कर रहा हूं, इनकी मार्केटिंग कर रहा हूं, तो मैं इनको सर्विस दे रहा हूं, ओके। और इस सर्विस को बोलते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विस। क्या बोलते हैं? स्पॉन्सरशिप सर्विस, जिसमें मैं सप्लायर, ये रिसिपिएंट। अब प्रोविजन क्या कहता है? प्रोविजन ये कहता है कि आरसीएम कब लगेगा? जब रिसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट हो। इसका मतलब ये जो अमाउंट है इस पे और इस पे आरसीएम लगेगा। मतलब रिलायंस लिमिटेड अपना टैक्स खुद पे करेगी। रिलायंस लिमिटेड 50 लाख रुपए एमजी को देगी और 50 लाख पे लगने वाला जीएसटी 18% की रेट लगती है स्पॉन्सरशिप सर्विस में, 18% की रेट। वो 18% से जो जीएसटी लगेगा 9 लाख रुपीज, वो 9 लाख रुपीज रिलायंस लिमिटेड खुद पे करेगी डिपार्टमेंट को। एबीसी फर्म ने मुझे 10 लाख रुपया दिया, 10 लाख रुपीज दिया। वो जो 10 लाख रुपीज एबीसी फर्म मुझे दे रही है, उस पर लगने वाला टैक्स आरसी में एबीसी फर्म खुद पे करेगी। जो मिस्टर आर 5 लाख मुझे दे रहे हैं, भले ही वो रजिस्टर्ड है बट वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है ना, वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो यहां पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। क्या होगा बेटा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। नेक्स्ट नीचे मिस्टर पी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये भी पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं है, यहाँ पे भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कौन पे करेगा? सप्लायर। तो 5 लाख 2 लाख ये जो अमाउंट है यहाँ पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी आएगी? एमजी की। तो एमजी यहाँ पे टैक्स पे करेगा, वो लायबल होगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, ओके। कोई डाउट? चलो। और हाँ, हमेशा याद रखना ये इम्प्लाइड है, रिसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी के ही होने चाहिए, तो ही आरसीएम लगेगा, नहीं तो नहीं। इसका मतलब अगर एबीसी पार्टनरशिप फर्म इंडिया की ना होकर के इंडिया के बाहर की होती, या आर लिमिटेड इंडिया के, रिल लिमिटेड इंडिया की ना होकर के इंडिया की बाहर की कंपनी होती, तो फिर उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगता, ओके। उस टाइम पर फॉरवर्ड चार्ज लगता फिर, ओके। चलो अब इसको एक बार आप रीड कर लो। सप्लायर कोई भी हो सकता है, इवन मैं महेश गौड़ हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन। रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म ही होनी चाहिए, ओके। कोई डाउट? चलो गुड। अब इसके बाद में एक सर्विस है बेटा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी। ये सर्विस की यहाँ पे लिख दो, रेफर चैप्टर 4 एंट्री नंबर 6 टू एंट्री नंबर 9 बेटा। ये और सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी काफ़ी सारी एंट्रीज इसमें कवर होगी, बराबर एग्जाम्शन की। तो ये एक बहुत बड़ी एंट्री है जिसमें काफ़ी सारा एग्जाम्शन का रोल इंपॉर्टेंट है। मतलब ये अगर एंट्री में पढ़ाने जाऊं कि गवर्नमेंट जो सर्विस देती है या लोकल अथॉरिटी जो सर्विस देता है, उसमें अगर मैं 20 सर्विसेज की बात करूं 20 की, तो उसमें से अप्रोक्स 14 एंट्रीज के करीब एग्जाम्प्ट होती है। तो जब तक एग्जाम्शन की नॉलेज नहीं होगी तब तक ये पढ़ना बेकार है। तो ये पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा ये पूरा कवर ही मैं एग्जाम्शन चैप्टर में करूंगा। तो ये वाली एंट्री मैं अभी नहीं ले रहा हूं बेटा,
चलो, हाँ, एंट्री नंबर 5B और 5C ये मैं आपको एक ही साथ ले लेता हूं, 5B और 5C, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स। 5C है लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, 30 ईयर्स या मोर के लिए अगर लीज पे किसी लैंड को देते हैं वो यहाँ पे कवर होगा। अब देखते हैं कि ये सर्विसेज होती क्या है ना। हम सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है, डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर करना क्या होता है और लॉन्ग टर्म लीज क्या होती है। फिर उसके बाद हम 5B और 5C समझेंगे। यहाँ पर ये एक पुरानी सी जर्जर होती हुई बिल्डिंग आपको दिख रही है, बहुत पुरानी है, ये इन भाई साहब की है। इन भाई साहब को मैंने बोला कि ये बिल्डिंग मुझे दे दो, ये मुझे बेच दो। इन भाई साहब ने क्या बोला, अब उम्र हो चुकी 80 के करीब की इनकी, इन्होंने मुझे क्या बोला, ये बिल्डिंग हमारी पुश्तैनी बिल्डिंग है, मैं मर जाऊंगा लेकिन बिल्डिंग नहीं दूंगा। मैंने कहा भाई साहब अगर आप बिल्डिंग मुझे बेच दोगे तो बढ़िया रहेगा, मैं आपको पैसा देता हूं ना। अगर इन्होंने मुझे बिल्डिंग बेच दी और मैंने इनको पैसा दिया, उस पर GST नहीं लगेगा, उस पर GST नहीं लगेगा, क्योंकि शेड्यूल 3 में कवर है इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, शेड्यूल 3 में कवर है, GST नहीं लगता, नेगेटिव लिस्ट। लेकिन इन्होंने बेचने से मना कर दिया। इन्होंने मुझे क्या बोला कि ये मुझे डेवलपमेंट राइट्स दे देंगे। डेवलपमेंट राइट्स क्या होता है, 50 साल के लिए इन्होंने मुझे डेवलपमेंट राइट्स दे दिए मान लो, तो ये बिल्डिंग पूरी तोड़ करके मैं यहाँ पे एक नई बिल्डिंग बनाऊंगा, नई सोसाइटी बनेगी, 50 साल 100 साल जितने भी टाइम के लिए वो बिल्डिंग बनेगी, नई सोसाइटी बनेगी, मैं इनको पैसा दे दूंगा उसके बदले, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वापस वो सारे राइट्स इनके हो जाएंगे, सारे राइट्स इनके हो जाएंगे बिल्डिंग के। हमारे बीच में डील हो गई और डील हुई 10 करोड़ रुपए की, मैं इनको 10 करोड़ रुपीस दूंगा, इस बिल्डिंग की जगह एक नई बिल्डिंग बनाऊंगा। मान लो 50 साल के लिए मुझे इन्होंने डेवलपमेंट राइट्स दे दिए, ये बिल्डिंग पूरा मैंने डेवलप किया, अच्छा खासा बना दूंगा। अभी 5-6 माले की मान लो, तो अभी जितने भी माले की उससे ज़्यादा फ्लोर की बनाऊंगा मैं बिल्डिंग, और मेरी कमाई क्या होगी इसमें, इस बिल्डिंग को जब बेचूंगा तो पैसा जो आएगा वो मेरी कमाई होगी। ओके, अब इन्होंने मुझे राइट्स दिए, बिल्डिंग के राइट्स दिए, बदले में मैं इनको कंसिडरेशन दूंगा। अब ये कंसिडरेशन कैश में भी होता है और काइंड में भी होता है। काइंड में कैसे, जैसे मैं इनको बोल दूंगा कि भाई ये जो बिल्डिंग है इसमें 4 फ्लोर है, तो मैं ये बिल्डिंग बनाऊंगा और 6 फ्लोर आपको दे दूंगा, उसमें उसके ऊपर का फिर मेरा है, जितने भी फ्लोर बनेंगे वो मेरे। तो इस तरह से मेरा इनके साथ में डील होती है, तो काइंड में पेमेंट कर दिया। तो हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल को समझने के लिए ये अजम्पशन लेते हैं कि मैंने इनको 10 करोड़ रुपया कैश में दिया, मतलब काइंड में नहीं, मॉनेटरी टर्म में पैसा दिया 10 करोड़ रुपया, और बदले में इन्होंने डेवलपमेंट राइट्स दिए कि इस बिल्डिंग को तोड़ करके नई बिल्डिंग डेवलप करूंगा मैं यहाँ पर। ओके, चलो, ये हो गया ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स का एग्जांपल। फ्लोर स्पेस इंडेक्स, एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है ध्यान से समझना। ये ऑलरेडी एक बिल्डिंग बनी हुई है 3-4 माले की, और इसके ऊपर 2 माले बनाने का परमिशन और इनके पास में। ये भाई साहब कौन है, ये एक भाई साहब है अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ जी की ये बिल्डिंग है। अब ये मान लेते 3 माले या 4 माले की बिल्डिंग है, उसके ऊपर 2 फ्लोर और बनाए जा सकते हैं, ये इनके पास राइट है, बट इन्होंने बनाए नहीं है। उसको बोलते फ्लोर स्पेस इंडेक्स या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स। मैंने इनको बोला कि वो 2 फ्लोर मैं बना देता हूँ, उसका राइट आप मुझे दे दो। इन्होंने बोला ठीक है 10 करोड़ रुपया दो, मैंने 10 करोड़ रुपीज़ इनको दिया, ऊपर वो 2 फ्लोर बनाऊंगा मैं, बराबर है, और उन 2 फ्लोर को बेचूंगा 20 करोड़ में, 25 करोड़ में, जो भी पैसा मिलेगा मेरा है। ओके, इनको मैंने कितना दे दिया 10 करोड़ रुपया, 25 करोड़ में बेच दिए, 15 करोड़ मैंने कमा लिया, 10 करोड़ इनको मिल गया। इनके तो परमिशन मिली हुई थी गवर्नमेंट से, म्यूनसिपलिटी से परमिशन मिली हुई थी, 2 फ्लोर और बना सकते हैं, बट ये बना नहीं रहे थे, तो वो राइट मैंने ले लिया। उसको बोलते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अब बारी आती है लॉन्ग टर्म लीज की। तीसरा एग्जाम्पल में लेते हैं अपने यहाँ पर आ जाओ, ये धर्मेंद्र जी। अब ये पीछे जो जमीन दिख रही है ये इनकी है। मैंने इनको बोला भाई साहब मैं एक बिल्डर हूँ, मैं बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, तो ये ज़मीन आप मुझे लीज पे दे दो। इन्होंने मुझे 50 साल के लिए लीज पे दे दी, लीज पे मतलब उस ज़मीन का मालिक मैं नहीं हूँ, मैं उसके बदले इनको 10 करोड़ रुपया दूंगा। अब 50 साल तक उस ज़मीन
को लीज पे मैंने ली है, उस पर बिल्डिंग बनाऊंगा और बेचूंगा। सर 50 साल बाद वापस जमीन इनकी होगी, मेरी नहीं होगी फिर वो। तो ऐसे केस में जब मैं बिल्डिंग बना करके बेचता हूँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ कि भाई ये बिल्डिंग के राइट्स 50 साल तक की है, तो जो भी खरीदे सोच समझ करके खरीदेगा, या उनको बाद में धर्मेंद्र जी से टाई अप करने पड़ेंगे, जो भी इश्यूज होते हैं वो सब। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लीज पे लेना। तो अगर कोई बिल्डिंग, कोई जमीन में लॉन्ग टर्म लीज पे लेकर के बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करता हूं, या कोई ऑलरेडी बनी हुई बिल्डिंग, उस पर एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स का फायदा उठा करके मैं 2-3 फ्लोर और बना देता हूं, उसके राइट्स ले रहा हूं मैं। ये सब राइट्स ले रहा हूं मैं, फ्लोर बनाने का राइट ले रहा हूं, बिल्डिंग के लिए लॉन्ग टर्म लीज पे मैंने जमीन ले ली, या फिर कोई टूटी फूटी बस्ती थी या टूटी फूटी बिल्डिंग थी, उसको डेवलपमेंट करने का राइट ले लिया, उसको डेवलप करने का राइट ले लिया, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स। तो इन तीनों एग्जाम्पल में मैंने 10 करोड़ रुपया दिया था, और तीनों एग्जाम्पल का प्रोविजन सेम ही है, खाली 3 केस अलग अलग है, प्रोविजन पूरा सेम है इनका। ओके, इसके लिए एक ही प्रोविजन में मैं इनको कवर करूंगा। तो जो 10 करोड़ रुपया मैंने इनको दिया, उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, क्वेश्चन यह है, यहां पर आता है। तो जरा इधर देखो बेटा, समझो। ये आपके हो गए वो 80 साल के अंकल मिस्टर राकेश। ये मैं बिल्डर, जिसको डेवलपर बोला जाता है, क्योंकि बिल्डिंग वगैरह बना करके डेवलप करूंगा ना मैं। इन्होंने मुझे लॉन्ग टर्म लीज पे कुछ दिया, जमीन वगैरह। लॉन्ग टर्म लीज किसको बोलते हैं? कोई भी जमीन 30 साल या उससे ज्यादा के लिए लीज पे दी गई हो, 30 ईयर्स और मोर, कम से कम 30 ईयर्स के लिए होनी चाहिए। या मिस्टर राकेश ने मुझे ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स दे दिए, TDRS। या ऑलरेडी मिस्टर राकेश के वहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई थी, इन्होंने फ्लोर स्पेस इंडेक्स या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स दे दिया, बदले में मैं इनको कंसिडरेशन दे रहा हूं। जो मान लीजिए 10 करोड़ रुपया। क्वेश्चन ये कि 10 करोड़ पर GST लगेगा या नहीं लगेगा, पूरा सवाल इसी पे टिका हुआ है ना। तो अब हमको ये देखना है, ये जो 10 करोड़ है ये टैक्सेबल या एग्जम्प्ट है। तो एक्चुअली प्रोविजन बनाया गया था कि इस पे टैक्स लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा। सप्लायर कौन है? रिसिपिएंट कौन है? तो टैक्स कौन पे करेगा? 10 करोड़ पे डेवलपर। लेकिन यहां पर मोदी जी जो है, उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर महेश गौड़ को थोड़ा लालच दे दूं और उससे अगर कहीं से थोड़ा और GST वसूल कर लूं तो कैसा रहेगा। तो मोदी जी आए मेरे पास में और आकर के मुझे बोला, गौड़ साहब। मैंने कहा यस। बोला, गौड़ साहब हम चाहते हैं कि आपका ये 10 करोड़ एग्जम्प्ट कर दे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो मोदी जी, 10 करोड़ एग्जम्प्ट कर दोगे? बोले यस गौड़ साहब, हम चाहते हैं कि इसको एग्जम्प्ट कर दिया जाए। मैंने कहा थैंक यू। मैंने कहा आपके चरण कहाँ हैं प्रभु, आपके चरण कहाँ हैं? बोले चरणों को बाद में छूना, पहले कुछ कंडीशंस भी है उसके लिए। हम आपका ये 10 करोड़ एग्जम्प्ट कर देंगे। इफ अगर आप यहां पर जो बिल्डिंग बनाओगे, भाई कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो बिल्डिंग भी बनाऊंगा। तो मैंने कहा ये बिल्डिंग, बोला आप ये बिल्डिंग बना रहे हो? मैंने कहा यस। बोले ये जो बिल्डिंग आप बना रहे हो इसकी प्रॉपर्टी बेचोगे? रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। मैंने कहा। बोले ये अंडर कंस्ट्रक्शन हो ना, तब भी बेच देना, तो आपका ये 10 करोड़ एग्जाम कर देंगे। मैंने कहा ओके। अब इधर देखना, मोदी जी ने मुझसे टैक्स ले लिया 10 करोड़ पे। ये मिस्टर श्याम मेरे पास में आए, बोले व्हाट्सअप ये बिल्डिंग कितने माले की है?
मैंने कहा जी 4 फ्लोर की बना रहा हूँ। बोले 2 फ्लोर मुझे दे दो। अभी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 फ्लोर मैंने इनको दे दिया। कितने में? 25 करोड़ में। तो ये जो 2 फ्लोर है यहाँ से लेके ये 25 करोड़ में इनको दे दिया मैंने। फिर उसके बाद में मिस्टर अंकित आए मेरे पास में, बोले ये 2 फ्लोर मुझे दे दो। तो ये जो 2 फ्लोर है ये मैंने मिस्टर अंकित को दे दिए 20 करोड़ में, 20 करोड़ में। अब जब ये बिल्डिंग मैं इनको बेच रहा हूं, ये वाली 25 करोड़ और 20 करोड़ में, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। और ये बिल्डिंग किस पे बना रहा हूं मैं? जो जमीन मैंने लीज पे ली है मिस्टर राकेश से, या जो ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स लिए मैंने मिस्टर राकेश से, या फ्लोर स्पेस इंडेक्स या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स बना रहा हूं मैं, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ऊपर के माले वगैरह जो भी। वो बिल्डिंग में जो बना रहा था वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी थी और उनको मैंने बेच दिया मिस्टर श्याम को और मिस्टर अंकित को 25 करोड़ 20 करोड़ में। मोदी जी ने बोला इस पे टैक्स ले ले, इस पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है ना शेड्यूल 2 में कि कंस्ट्रक्शन की सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस में होगी। बिफोर ओसी या बिफोर सीसी, बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या बिफोर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी बिल्डिंग को बेचते हो उसको अंडर कंस्ट्रक्शन बोला जाता है और उस पर जीएसटी लगता है। तो मैं बाकायदा यहाँ पर जीएसटी लूंगा इनसे, और यहाँ पे भी जीएसटी लूंगा। ये जीएसटी मैं अंकित से लूंगा, यहाँ पे जीएसटी मैं मिस्टर श्याम से लूंगा। मुझे ये जीएसटी गवर्नमेंट को देना होगा। तो यहाँ पर 25 करोड़ और 20 करोड़ इस पे जीएसटी लगेगा, लेकिन ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो मोदी जी ने मुझे क्या बोला, गौड़ साहब अगर अंडर कंस्ट्रक्शन आपने बेच दिया, मतलब देखो आपने लॉन्ग टर्म लीज पे प्रॉपर्टी ले ली या ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स मिल गए, अब आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, जो बिल्डिंग आप बना रहे हो उस बिल्डिंग को अंडर कंस्ट्रक्शन में ही बेच देना, बिफोर ओसी और सीसी। अगर बिफोर ओसी या सीसी आपने बेच दी तो गौड़ साहब ये जो 10 करोड़ आपने कंसिडरेशन दिया ना मिस्टर राकेश को, ये 10 करोड़ एग्जम्प्ट कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से हमारे को यहाँ पर 20 करोड़ पे जीएसटी मिल रहा है, यहाँ पे 25 करोड़ पे जीएसटी मिल रहा है। आपके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं गौड़ साहब। मैंने कहा धन्यवाद। अब क्वेश्चन है आरसीएम में ये कब आएगा? ध्यान से सुनो। हुआ क्या कि जब मैं बिल्डिंग बना रहा था, इसी एग्जाम्पल को वापस लेते हैं। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं वापस से। मान लो मिस्टर राकेश से मैंने लीज पे कोई प्रॉपर्टी ली या डेवलपमेंट राइट्स लिए मैंने, और मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ। नया एग्जाम्पल है, बिल्डिंग बना। ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, खूब सारे फ्लोर है इसमें। अब हुआ क्या, यहाँ पर देखते हैं। मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 फ्लैट्स। ये जो जगह मैंने मिस्टर राकेश से ली थी उस पर 100 फ्लैट बनाए मैंने। मान लो ये जो जगह है ये मैंने मिस्टर राकेश से खरीदी, ये वाली जगह पीछे जगह दिख रही है, ये खरीदी नहीं, सॉरी खरीदता तो नेगेटिव लिस्ट में था, लीज पे ली मैंने। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया या डेवलपमेंट राइट्स लिए और मैंने कंस्ट्रक्शन किया, और ये कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन चालू है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिख रही है, ये मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, मैं इसका डेवलपर हूँ। मैंने क्या किया, इस बिल्डिंग में 100 फ्लैट का कंस्ट्रक्शन चालू है। इसमें से 60 फ्लैट्स मैंने बेच दिए, सोल्ड बिफोर ओसी या सीसी, बेच दिए। कितने में बेचे? 75 करोड़ में। तो इस केस में इस 75 करोड़ पे तो जीएसटी लगेगा। इम्पैक्ट क्या होगा? जीएसटी ऑन ₹75 करोड़, क्योंकि ये शेड्यूल 2 में कवर होगा सप्लाई ऑफ सर्विस।
और जीएसटी लगेगा 75 करोड़ पे। ओके, लेकिन ये जो 10 करोड़ है, 100 में से 60% प्रॉपर्टी मैंने बेच दी बिफोर ओसी, तो 10 करोड़ का 60%, क्योंकि ये 60 फ्लैट बेचे ना मैंने, कितने फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन बेच दिए? 60%, 60% बेच दिए मैंने। 100 में से 60 फ्लैट बेचे, मतलब 60%। तो ये 10 करोड़ का 60% एग्जम्प्ट हो जाएगा। इधर देखना, 60% ऑफ 10 करोड़। 10 करोड़ कौन सा? ये वाला जो मैंने राकेश को दिए थे, 6 करोड़ एग्जम्प्ट। क्यों एग्जम्प्ट होंगे? क्योंकि मोदी जी ने मुझे बोला बिफोर ओसी या बिफोर सीसी, तुमने अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बेची है बिफोर ओसी या बिफोर सीसी, तो जो तुम डेवलपमेंट राइट्स के लिए पैसा दे रहे हो या लॉन्ग टर्म लीज के लिए जो पैसा दे रहे हो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट मैंने सारे 100 फ्लैट्स नहीं बेचे, सिर्फ 60 फ्लैट्स ही बिफोर ओसी या सीसी बेचे, तो 60% एग्जम्प्ट होगा। अब इधर आ जाओ, बाकी के बैलेंस फ्लैट 40 फ्लैट्स सोल्ड आफ्टर ओसी या सीसी, कितने में? 4 रुपीज़ 60 करोड़ में, 60 करोड़ में बेचे। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इधर देखना, इम्पैक्ट पहला, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा 60 करोड़ पे। क्यों? क्योंकि ये शेड्यूल 3 में कवर हो गया, क्योंकि ओसी या सीसी आने के बाद बेचे हैं ये फ्लैट मैंने। नो जीएसटी ऑन 60 करोड़। शेड्यूल 3 में कवर है। आफ्टर ओसी या सीसी आपने फ्लैट बेचे तो जीएसटी नहीं लगता। तो सरकार क्या बोल रही है? देख महेश गौड़, ये 60 करोड़ पे हमको जीएसटी नहीं मिला है क्योंकि शेड्यूल 3 में चला गया, तो 40 फ्लैट्स मतलब 40% ओसी या सीसी आने के बाद बेच रहा है, तो इस 10 करोड़ के 40% पे हम टैक्स लेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। तो यहां पर 40% ऑफ 10 करोड़ 4 करोड़, इस पर टैक्स लगेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसी में। तो मतलब इधर देखना, इस पूरी केस स्टडी में जो चीज़ सामने है वो ये है कि 10 करोड़ में से 4 करोड़ पे मैं आरसी में टैक्स पे करूंगा। बट कब पे करूंगा? जिस दिन ये ओसी या सीसी आ जाएगा ना, उस दिन। क्योंकि ओसी सीसी मिलने के बाद मुझे ये पता लग गया कि भाई मेरे अब तक कितने फ्लैट बिके, 60%, तो चलो 60% पे, 10 करोड़ के 60% पे टैक्स नहीं लगेगा, बट बाकी के 40% पे तो पे करना है, वो मैं रिवर्स चार्ज में पे कर दूंगा। वो मैं रिवर्स चार्ज में पे कर दूंगा। किस दिन? जिस दिन ओसी या सीसी मिलेगा मुझे। ओके, तो ये जो है ना, इधर देखो, ये जो एग्जम्पशन मैंने दी है यहाँ पर, ये एग्जम्प्ट, ये एंट्री नंबर 41A और 41B में आएगी जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, और ये रिवर्स चार्ज में है। तो इन शॉर्ट ये पूरी समरी सिर्फ इतनी सी है, समरी कि ये भाई साहब है, इन भाई साहब से मैंने ये जो पीछे ज़मीन दिख रही है वो लीज पे ली, या पीछे ये चौल दिख रही है, इस चौल के डेवलपमेंट राइट्स ले लिए, या इनकी कोई बिल्डिंग है उसके फ्लोर स्पेस इंडेक्स या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स के राइट्स ले लिए मैंने कि ऊपर कंस्ट्रक्शन मैं करूँगा। ओके ना, उसके बदले में इनको 10 करोड़ रुपया देता हूँ, वो 10 करोड़ एग्जम्प्ट होगा। कब? अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ और ये जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इन्हीं की प्रॉपर्टी जो मैंने ली है, जो जिनके राइट्स मैंने लिए हैं लीज पे, अगर लॉन्ग टर्म लीज पे लिए तो लीज पे जो जमीन ली उस पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो जो बिल्डिंग है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग अगर मैं सेल कर देता हूं, मतलब बिफोर ओसी या सीसी, तो जो 10 करोड़ रुपया मैं इनको दूंगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर वो बिल्डिंग ओसी या सीसी आने के बाद बिकती है, पूरी बिल्डिंग ओसी या सीसी आने के बाद बिकती है, तो जो मैं 10 करोड़ इनको दे रहा हूं उस पर टैक्स लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, आरसीएम में। कब? जिस दिन ओसी या सीसी आएगा उस दिन मैं गवर्नमेंट को आरसीएम में टैक्स पे करूंगा 10 करोड़ पे, जबकि राइट्स उन्होंने मुझे 1 साल पहले या 6 महीना पहले दे दिए होंगे, बट टैक्स आज पे किया जाएगा जिस दिन ओसी या सीसी आएगा। केस नंबर 2, अगर मान लीजिए आधी प्रॉपर्टी मैंने बिफोर ओसी या सीसी बेच दी है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की आधी प्रॉपर्टी मैंने बिफोर ओसी या सीसी बेच दी, तो फिर प्रोपोर्शनेट मेरा एग्जम्प्ट होगा, प्रोपोर्शनेट पे टैक्स लगेगा। जो 10 करोड़ में इनको दे रहा हूं उसका एक पार्ट एग्जम्प्ट होगा और एक पार्ट पे टैक्स लगेगा, और जो टैक्स लगेगा वो आरसी में लगेगा। ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा एनालिसिस था इसका। अब इधर देखो,
ये लॉन्ग टर्म लीज का है, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट राइट्स का है, और ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया ये वही एग्जाम्पल है। ओके, ये कोई एनी पर्सन है, ये प्रमोटर या डेवलपर है, 10 करोड़ रुपए में इसने राइट्स दे दिए, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स या लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर्स या मोर के लिए, अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट कॉल्ड इज प्रीमियम या सलामी। और इसने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया फ्लैट का, और फ्लैट आर सोल्ड बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो जो कंसिडरेशन है 10 करोड़ वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो 10 करोड़ पे टैक्स लगेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। ये एग्जम्पशन एंट्री नंबर 41A और 41B में होता है। ओके, कोई डाउट? पक्का? श्योर? ना, अब इसके बाद में आगे आते हैं 3 सर्विसेज और है। डायरेक्टर्स की सर्विसेज, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज, रिकवरी एजेंट की सर्विसेज। डायरेक्टर वाली सर्विसेज जो है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी 3rd शेड्यूल पढ़ते वक्त, तो उसको वापस हम यहाँ पे भी चेक करेंगे, एक बार देखेंगे आपको कितना याद है उसमें से वो भी देखेंगे। चलो आओ, सीरियल नंबर 6, सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। सप्लायर कौन? कोई भी डायरेक्टर। रिसिपेंट कौन? द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आ जाओ, ध्यान से सुनना। ये कंपनी है ए लिमिटेड। ओके, ये तो एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी है टाटा लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड। इस कंपनी के डायरेक्टर है मिस्टर रतन टाटा। दूसरे डायरेक्टर मैं MG महेश गौड़। एक और डायरेक्टर मिस्टर अमरीश, और एक डायरेक्टर मिस दीपिका। हम 4 डायरेक्टर हैं टाटा मोटर्स के। रतन टाटा जी जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, MD। मिस्टर अमरीश जो है वो एक मैनेजर है और डायरेक्टर भी है। रतन टाटा और मिस्टर अमरीश रेगुलर बेसिस पे टाटा मोटर्स लिमिटेड के ऑफिस में जाते हैं, डे टू डे लाइफ का काम देखते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं। इनको हर महीने मैनेजर रेम्युनरेशन मिलता है। तो इधर देखना, इन्होंने ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट है, बराबर है, और ये देते हैं सर्विस, वो शेड्यूल 3rd में कवर होगी और उस पर GST नहीं लगेगा। मतलब जो ये सर्विस दे रहे हैं उसके लिए टाटा इनको देता है ₹10 लाख पर मंथ सैलरी है, जिसको हम बोल सकते हैं मैनेजरियल रेम्युनरेशन। ये मैनेजरियल रेम्युनरेशन जो है इस पर GST नहीं लगेगा। ये शेड्यूल 3rd में कवर होता है। ये जो मैनेजर है ये भी सर्विस देते हैं, सप्लाई रिसिपिएंट, और इनकी सैलरी है ₹4 लाख पर मंथ। ये भी मैनेजरियल रेम्युनरेशन है। ये भी शेड्यूल 3rd में कवर होगा और इस पर भी GST नहीं लगेगा।
लेकिन मैं एमजी और मिस दीपिका हम दोनों नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कभी कभार बोर्ड मीटिंग में जाते हैं, जो बोर्ड मीटिंग वगैरह होती है और हमको सिटिंग फी मिलती है। मैं सप्लायर, ये रिसिपिएंट, ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट। हमको क्या मिलती है? सेटिंग फी कितना? 1,00,000 रुपया। सेटिंग फी 1,00,000 रुपया। इधर देखना भी हमको जो सिटिंग फी मिलती है 1,00,000 रुपया, इस पर टैक्स लगेगा आरसी में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। इस पर भी टैक्स लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। समझो, मैं जो एमजी हूं, मैं टाटा मोटर्स को सर्विस देता हूं। तो जो टाटा मोटर्स को मैं सर्विस देता हूं बेटा, यहाँ पे सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? टाटा मोटर्स का मैं एम्प्लॉय नहीं हूं। तो वो जो मुझे सैलरी दे रही है, तो वो सैलरी में नहीं जाएगा, सैलरी एड में टैक्सेबल नहीं होता है। वो मेरी प्रोफेशनल फी, उनकी बोर्ड मीटिंग अटेंड करने जाता हूँ, उनको कंसल्टेंसी देता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ, एडवाइस देता हूँ, गाइड करता हूँ। मैं उस कंपनी का एक दिमाग हूँ, पॉलिसी वगैरह बनाने में हेल्प करता हूँ मैं, और उसकी मैं फी लेता हूँ, सिटिंग फी। वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगी। तो टाटा मोटर्स जब मुझे 1,00,000 रुपया देगी, मैं उनसे उस पर 18% से जीएसटी लगता है, 18% से जीएसटी लगता है। तो टाटा मोटर्स से मैं 1,00,000 प्लस 18,000 जीएसटी नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 1,00,000 लूंगा। उस पर लगने वाला 18,000 जीएसटी टाटा मोटर्स खुद पे करती है डिपार्टमेंट को। सेम मिस दीपिका के केस में होगा। लेकिन मिस्टर रतन टाटा और मिस्टर अमरीश, इनको जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन दिया जाता है 10 लाख रुपीज पर मंथ और 4 लाख रुपीज पर मंथ, उस पर टीडीएस कटता है। क्या करता है? टीडीएस, जो 192 में है इनकम टैक्स एक्ट के, 192 इनकम टैक्स एक्ट, सैलरी हेड में जो टीडीएस लगता है। तो जब भी आ जाए कि टीडीएस कटता 192 वाला, तो इसका मतलब वो 3rd शेड्यूल में कवर होगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इन डायरेक्टर्स की बात की गई है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इनको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महेश गौड़ और दीपिका जो है वो डायरेक्टर है टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में या टाटा मोटर्स लिमिटेड में, और इनको जो फी पे की जाती है उस पर टीडीएस 192 वाला नहीं कटता है। तो इसका मतलब हम क्या है? ऑटोमेटिक इंप्लाइड होगा हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, और हमको जो फी मिलेगी उस पर जीएसटी लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। ओके, तो आ जाओ जरा यहाँ पर सप्लायर कौन? डायरेक्टर। तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो भली, नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और किसी कंपनी के या बॉडी कॉर्पोरेट के, द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी एज पर सेक्शन 211 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सर एक बात बताइए, आपका ये जो एग्जाम्पल था, मान लीजिए रतन टाटा जी और मिस्टर अमरीश को, उनको ये रेम्युनरेशन तो दिया ही जाता 10 लाख और ये 4 लाख। इनके अलावा अगर सिटिंग फी दी गई है, बोर्ड मीटिंग में अटेंड करने की सिटिंग फी दी गई है, और उस सिटिंग फी पे 192 वाला टीडीएस नहीं कटा है, तो फिर उस सिटिंग फी पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, उस सिटिंग फी पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा। तो रतन टाटा जी को मान लो टाटा मोटर्स बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए 1,00,000 रुपया अलग से देते हैं, और इस पे 192 वाला टीडीएस नहीं करता है, तो ये 1 लाख पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट आता है अगला, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। एक इंश्योरेंस एजेंट है, वो सर्विस देता है किसी इंश्योरेंस कंपनी को। आ जाओ, ये मैं हूं इंश्योरेंस एजेंट। मिस्टर जेड,
ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, एएल बजाज, और ये एक भाई साहब है जिनको इंश्योरेंस करवाना है, मिस्टर, चलो इनको मिस्टर जेड बना देते हैं, ये मैं बन जाता हूँ एजेंट मिस्टर एम जी। अब मैं एक एजेंट हूँ इंश्योरेंस कंपनी का। मिस्टर जेड को मैंने बोला सर आप अपना इंश्योरेंस करवा लीजिए, बोले ठीक है। मैं एएल बजाज इंश्योरेंस कंपनी के पास गया कि मिस्टर जेड अपना इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, उनको मैंने कन्विंस किया है, वो प्रीमियम देने को रेडी है, 1 लाख रुपया प्रीमियम है साल का, और इंश्योरेंस कंपनी सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, ये प्रीमियम देंगे ₹1 लाख, बदले में इंश्योरेंस कंपनी उनको इंश्योरेंस की सर्विस देगी। सर्विस कौन सी है? सर्विसेज बाय वे ऑफ इंश्योरेंस। अब मेरा क्या रोल है? मैं क्लाइंट को लेकर के गया तो ये कंपनी मुझे कमीशन भी देगी। मैं सप्लायर हूं यहां पर कि मैंने एक एजेंट की भूमिका निभाई है, मेरे लिए ये रिसिपिएंट है कंपनी मेरे लिए रिसिपिएंट है। क्यों? क्योंकि वो, मैं उनका एजेंट हूँ, मैं उनके लिए क्लाइंट लेकर के गया, वो मुझे कमीशन देंगे, मुझे कमीशन मिल रहा है तो सप्लायर को पैसा मिलता है, मैं सप्लायर, वो रिसिपिएंट। इन्होंने मुझे कमीशन दिया ₹10,000। ये जो कमीशन है 10,000, ये आरसीए में टैक्सेबल है। मतलब मैं सप्लायर हूँ, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्या है? रिसिपिएंट है। मैं इंश्योरेंस कंपनी को ये नहीं बोलूँगा ए इंश्योरेंस कंपनी तुझे 10,000 रुपया, मेरा 10,000 कमीशन बनता है तो 10,000 कमीशन प्लस उस पर 18% GST ला, मुझे 10,000 10,000 और प्लस 1,800 दे दे। नहीं, वो मुझे मेरा पैसा देगी 10,000, उस पर लगने वाला GST जो 1,800 है वो इंश्योरेंस कंपनी खुद डायरेक्ट डिपार्टमेंट को पे करेगी। ओके, कोई डाउट? पक्का? श्योर? तो एक बार इसको रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर्विस सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। तो सप्लायर कौन है? कि इंश्योरेंस एजेंट। रेसिपिएंट कौन? एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस? उसका रीज़न है 1999 से पहले सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज ही नहीं होती थी, उस वक्त सोसाइटीज़ भी इंश्योरेंस करती थी। वो सोसाइटी आज भी कहीं कंटिन्यू है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी तो है नहीं। तो अगर वो भी अपने एजेंट को कमीशन देगी तब भी आरसीएम ही एप्लीकेबल होगा। ओके, चलो, कोई डाउट? पक्का? दैट्स गुड। ना नेक्स्ट आता अब रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट का केस क्या है? सर्विसेज सप्लाइड बाय ए रिकवरी एजेंट टू ए बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी। मतलब सप्लायर कौन है? एक रिकवरी एजेंट। और रिसिपिएंट कौन है? ए बैंकिंग कंपनी और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, रिसिपिएंट हमेशा आरसीएम में टैक्सेबल टेरिटरी में ही होना चाहिए, तो ही आरसीएम लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। आओ जरा ये क्या कहना चाहते हैं। ये एक बैंक है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी, कोई भी मान लेते हैं। ये है मिस्टर है। इस बैंक ने इनको कोई लोन वगैरह दिया होगा, लोन दिया। अब वो लोन कार लोन हो सकता है, हाउसिंग लोन हो सकता है, कोई सा भी, मान लेते हैं कार लोन दिया। इन भाई साहब ने अभी तक इनको पेमेंट नहीं किया, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इनको पैसा नहीं दिया अभी तक। ओके, मैं एक रिकवरी एजेंट हूं, और मैं जो रिकवरी एजेंट हूं, ये वो वाले एजेंट नहीं होते जो आप देखते हो ना फिल्मों में, ए हनी पटेला, मुन्ना मोबाइल, पप्पू पेजर, जा रहे उठा करके लेके आ रहे हैं, उनको उठा के लेके पैसा लेने का, बैंक का पैसा नहीं दिया,
ये उस टाइप के रिकवरी एजेंट नहीं होते हैं। हम किस टाइप के रिकवरी एजेंट हैं? ऑथराइज्ड रिकवरी एजेंट। बाकायदा हमारा काम करने का एक ऑर्गेनाइज वे और प्रोफेशनल वे होता है। तो बैंक ने मुझे बोला कि महेश गौड़ सर, हमारा पैसा आप रिकवर करके दोगे क्या? मैंने कहा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे पास लाइसेंस है रिकवरी का। बैंक ने मुझे रिकवरी के लिए बोला, अब इधर देखना हम रिकवरी कैसे करते हैं। ये कार है मिस्टर ए की, बराबर है। ये कार एक पर्टिकुलर एरिया में रखी हुई है जहाँ पे मिस्टर ए रहते हैं, मान लो। हम क्या करेंगे, यहाँ के पुलिस स्टेशन में जाएंगे पहले, और बाकायदा पुलिस स्टेशन में हम हमारा आईडी कार्ड वगैरह दिखाएंगे कि हम एक रिकवरी एजेंट हैं और XYZ बैंक ने हमारे को ऑथराइज किया कि हम उनके लिए रिकवरी करें। एक कार है जो आपके एरिया से हम उठा रहे हैं, बराबर है, और वो कार रिकवरी के लिए हमको चाहिए क्योंकि उस कार पर लोन है। ये लेटर देने के बाद में हम क्या करते हैं, इस कार को उठा लेते हैं। अब ये हमको क्यों करना पड़ा? अगर हम कार उठा लेंगे तो मिस्टर ए पता है क्या है, हमारे खिलाफ चोरी की रिपोर्ट लिखवा देगा, उठाईगिरी की रिपोर्ट लिखवा देगा कि हम लोग इनकी कार उठा करके लेकर के गए। ये करवा सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बचने के लिए भाई सीधा बोल दिया कि आप पुलिस स्टेशन में पहले ही बोल दिया कि हम उठाने वाले हैं और हम रिकवरी एजेंट हैं, ताकि मिस्टर ए कंप्लेन लिखवाए तो उसकी कंप्लेन का हम पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। कार उठा करके ले गए और ले जाने के बाद हमने मिस्टर ए को बोला कार चाहिए तो पैसा दो, नहीं तो कार बेच करके पैसा वसूल करेंगे। मिस्टर ए ने बोला कि मैं अपना लोन चुकाता हूँ। इन्होंने अपना लोन जो भी था, ड्यू था, जो भी इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, वो सब पे किया। कितना मान लो, ₹10 लाख। 10% मेरा कमीशन था। मैं सप्लायर हूँ, बैंक रिसिपिएंट है। बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFC, वो सब रिसिपिएंट है। मैं कौन हूँ? सप्लायर हूँ। मैंने बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दी, NBFC को सर्विस दी कि उनके बिहाफ पर मैंने रिकवरी की। ये लोग मुझे क्या देंगे? कमीशन। कमीशन दिया 1 लाख रुपया। ये जो 1 लाख है इस पर RCM लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो सप्लायर मैं हूँ जो एक रिकवरी एजेंट है। रिसिपिएंट बैंकिंग कंपनी, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC। मैं उनके लिए अगर कोई भी रिकवरी करके देता हूँ, बदले में वो मुझे जो कमीशन देंगे उस कमीशन पे RCM लगता है। तो यहाँ पर मैं उनसे सिर्फ 1 लाख रुपीज़ लूँगा। 1 लाख पे जो 18% GST लगता है, वो GST ये बैंकिंग कंपनी, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC पे करेंगे, खुद डायरेक्ट डिपार्टमेंट को पे करेंगे बेटा। ओके ना। एक और केस लेते हैं इसी में। ये एक और भाई साहब है, मिस्टर Z एंड कंपनी। नहीं, भाई साहब है तो Z ही होंगे। ये बैंकिंग कंपनी, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC नहीं है। इन्होंने क्या किया, ये एक मिस्टर के हैं, इनको कोई माल बेचा। क्या भी दिया? गुड्स। ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट। कितने का? 10 लाख रुपया प्लस GST 1.8 लाख। बट मिस्टर के इनको पैसा नहीं दे रहा है। इन्होंने मुझे बुलाया, मिस्टर Z ने, कि आप एक रिकवरी एजेंट हैं, मैं आपको ऑथराइज करता हूँ, प्लीज़ मेरे बिहाफ पे आप रिकवरी करके दीजिए मुझे। मैंने कहा ठीक है। मैं मिस्टर के पास गया, प्यार मोहब्बत से इनको समझाया और इन्होंने इनको पैसा दे दिया। कितना अमाउंट दे दिया? ₹11.8 लाख। अब ये जो मिस्टर Z है, ये मुझे कमीशन देंगे। मिस्टर Z मुझे क्या देंगे? कमीशन। तो मिस्टर Z ने मुझे क्या दिया? कमीशन। कितना? रुपीज़ मान लो
1 लाख। ये जो 1 लाख देंगे ना, चलो यहाँ पे बना ही देता हूँ ना, मैं बना ही देता हूँ। ये मुझे 1 लाख रुपीस देंगे। क्यों? क्योंकि मैं सप्लायर हूँ, ये रिसिपेंट है। यहाँ पर बकायदा 1 लाख के साथ साथ मैं जीएसटी भी लूँगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगा। क्यों फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा? क्योंकि रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल तभी होता है जब रिसिपिएंट बैंक हो, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या एनबीएफसी हो। ओके, उसी केस में क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये मिस्टर जेड ना तो बैंक है, ना फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ना एनबीएफसी है। इनके लिए मैं रिकवरी करके दूंगा और बदले में जो कमीशन लूंगा वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा। फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर की लायबिलिटी होती है। मैं सप्लायर हूँ, ये रिसिपिएंट है मिस्टर जेड। इन्होंने जो 1 लाख रुपया मुझे दिया उस पर मैं बकायदा इनसे जीएसटी चार्ज करूंगा, इनसे जीएसटी लूंगा। ओके ना, सप्लायर कौन है? रिकवरी एजेंट। रिसिपिएंट है बैंकिंग कंपनी और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। ओके, कोई डाउट? पक्का? श्योर? अब इधर देखना बेटा, ध्यान से सुनना। हमने अब तक क्या क्या कर लिया है? हमने अभी तक जीटीए की सर्विस का डिटेल ऑपरेशन कर लिया, जिसमें आरसीएम भी कर लिया, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी कर लिया और जीटीए का एग्जम्पशन भी कर लिया। हम एग्जम्पशन साथ के साथ कर रहे हैं कुछ केसेस में। फिर लीगल सर्विस कर ली, जिसमें सीनियर एडवोकेट, अदर देन सीनियर एडवोकेट और फर्म उनका, और उसके साथ में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का भी कर लिया। देन स्पॉन्सरशिप सर्विस वो किया। उसके बाद गवर्नमेंट की सर्विस हमने नहीं की, वो हम चैप्टर नंबर 4 में करेंगे। उसके बाद में हमने ले लिया लॉन्ग टर्म लीज, एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट राइट्स, ये किया। इसके बाद में इसके अलावा हमारे डायरेक्टर की सर्विस, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस, रिकवरी एजेंट की सर्विस। तो इधर देखो, जीटीए एक सर्विस, लीगल सर्विसेज में हमने सीरियल नंबर 2 और 3 दोनों कर लिया। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सीरियल नंबर 3 था। 4th स्पॉन्सरशिप सर्विस कर ली। 5 गवर्नमेंट की थी जो हमने नहीं की, 5B एंड 5C वो हमने कर ली। यहाँ पर डायरेक्टर की कर ली 6, 7 और ये 8। टोटल 9 सर्विसेज अभी तक हम कर चुके हैं। ओके, टोटल कितना हो गया? 9 सर्विसेज। अब इसके आगे की जो सर्विसेज है, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ये वाली सर्विसेज हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो यहाँ पे हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। अब आगे की जो सर्विसेज है ना बेटा, ये वाली सर्विसेज, एक ऑथर वाली सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन बन जाता है। फिर आरबीआई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये सब सर्विसेज और इनका डिटेल ऑपरेशन हम आगे करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी सर्विसेज थी वो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आगे खाली एक आएगी सिक्योरिटी को लेकर के और एक रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स को लेकर के, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स का, वो आएगा, वो हम वहाँ पे करेंगे आगे। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।